Women's World Boxing Championships who became world champions, that is C, both A and B, that is नीतू गंगस एंड स्वीटी बुरा। ठीक है, इन दोनों ने क्या जीता है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो इन्होंने जीती है। आंसर इज सी। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के जो गोल्ड मेडलिस्ट है नीतू गंगस, उन्होंने जीता है 48 किलोग्राम की कैटेगरी में। क्या जीता है, गोल्ड जीता है। किसमें, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो कि वीमेन की है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो एक्सपीरियंस्ड बॉक्सर है उनका नाम है स्वीटी बुरा, उन्होंने 81 किलोग्राम में क्या जीता है, गोल्ड जीता है। तो 48 कैटेगरी में नीतू ने जीता है और 81 कैटेगरी में बूढ़ा ने ये जो है ये गोल्ड मेडल जीता है। तो गोल्ड मेडल जीता है मतलब कि चैंपियनशिप पूरी की पूरी जीती है। कौन सी चैंपियनशिप, वीमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की जो चैंपियनशिप है उसको जीता है। ठीक है, तो 22 ईयर्स ओल्ड है नीतू, वॉन द गोल्ड मेडल इन द मिनिमम वेट कैटेगरी दैट इज़ 48। उन्होंने डिफीट किया मंगोलिया की एल तानसेग को 5-0 से हरा के इन्होंने फाइनल मैच में हराया है। और 30 साल की जो है स्वीटी बुरा, उन्होंने 4-3 की विक्ट्री के साथ चाइना की वांग लीना को हराया। ठीक है, इन लाइट हैवी वेट कैटेगरी में। तो इस तरह से इंडिया 2-2 कैटेगरी में क्या रहा है, चैम्पियन रहा है। अब इसी चैम्पियनशिप की बात करते हैं। 6 टाइम की विनर है ये जो चैम्पियनशिप है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, ये 6 बार जीती है MC मैरी कॉम ने। 2002, 2005, 2006, 2008, 2010 एंड 2018 को आपने याद रखना है। ठीक है, 6 टाइम विनर है ये। ठीक है, उसके बाद सरिता देवी ने एक बार जीती है 2006 में। फिर जेनी आरएल ने 2006 में जीती थी, लेखा केसी ने 2006 और निखत जरीन, ये भी नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निखत जरीन ने 2022 में यही वीमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जीती थी। हु इनैगोरेटेड वैदिक हेरिटेज पोर्टल। सो वैदिक हेरिटेज का एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, वो लॉन्च किया है हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, वैदिक इसके नाम से पता चल रहा है। इसमें जितने भी हमारे पास जो ये पोर्टल होगा ऑनलाइन वेब पोर्टल होगा। ठीक है, इसमें जितनी भी जानकारी दी जाएगी वो वेदास के बारे में सारी की सारी जो है जानकारी दी जाएगी। तो यूनियन मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने इसको इनैगोरेट किया वैदिक हेरिटेज पोर्टल को ऑन 23 मार्च 2023 को। कहाँ पे, इंदिरा गांधी जो नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है IGNCA न्यू दिल्ली में ये इनैगोरेट किया है। इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन मकसद यही है कि हमने लोगों को वेदास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना है, ताकि जितने भी कॉमन से कॉमन लोग हैं उनके तक वेदा के जो स्टडीज़ हैं, वेदा के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो उन सब चीज़ों लोगों को पता चल सके। ठीक है, दिस विल बी ए 1 स्टेप solution for the users who would like to search any information regarding the Vedic heritage। ठीक है, तो ये ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग होगी इसमें किसकी, जो 4 वेदास हैं हमारे पास उनके बारे में कंप्लीट ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, और वैदिक हेरिटेज पोर्टल पे जाके हम इनको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और वेदास के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, दिस पोर्टल है, इस पोर्टल के ऊपर 18,000 से ज़्यादा जो है मंत्र हैं। ठीक है, चारों के चारों वेदास हैं। ठीक है, और इनके ड्यूरेशन है 550 घंटे से भी ज़्यादा। इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड एन एक्सरसाइज जिसका नाम है सी वायु प्रहार। तो वायु प्रहार जो एक्सरसाइज है वो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट हुई है। ठीक है, इन दोनों ने इसको कंडक्ट किया है। कहाँ पे, ईस्टर्न सेक्टर में। ईस्टर्न मतलब कि जो हमारे पास ईस्ट साइड में है, जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह है। ठीक है, LAC जहाँ पे है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब कि चाइना के बॉर्डर के पास जो भी कंट्रीज़ है वहाँ पे हमने इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की एक म्यूचुअल आपस में, इसको बोलते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशन। ठीक है, एक डोमेन इंडियन आर्मी है, दूसरी डोमेन इंडियन एयरफोर्स है। ठीक है, दोनों इंडिया की है, अलग अलग डोमेन है, इन दोनों की म्यूचुअल आपस में एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है। ठीक है, जिसका नाम है वायु प्रहार। कहाँ पे, ईस्टर्न सेक्टर में, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर हमें ज़रूरत पड़े, ठीक है, अपने डिफेंस में ज़रूरत पड़े तो
हम अपनी आर्मी और एयरफोर्स को आपस में मिला के किस तरह से हम अटैक कर सकते हैं, इसके बारे में इसकी जानकारी देना था। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, फाइटर जेट्स भी होंगे, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी होंगे, हेलीकॉप्टर्स भी होंगे, ग्राउंड फोर्सेस भी इसमें ग्राउंड फोर्सेस ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन का मतलब यही होता है, जिस तरह हमारे पास अलग अलग डोमेन है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। ठीक है, मतलब कि वो जो अलग अलग डोमेन्स है, अगर अटैक करने की ज़रूरत है, डिफेंस करने की ज़रूरत है, तो वो तीनों के तीनों जो फोर्सेस हैं वो आपस में मिलके किस तरह से काम कर सकती हैं। तो यही इसका मेन मोटिव था। तो माता शारदा देवी टेम्पल इनैगुरेटेड नियर लाइन ऑफ कंट्रोल इन दैट इज़ डी जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है उसको बोलते हैं हम LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, वहाँ पे जो माता शारदा देवी जी का टेम्पल है उसको इनैगुरेट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में LOC के ऊपर। ठीक है, किसने इनॉग्रेट किया? अमित शाह, जो हमारे पास होम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया माता शारदा देवी टेम्पल को। कहाँ पे? लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। कहाँ पे? करना सेक्टर में, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, द आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल इज डन अकॉर्डिंग टू द हिंदू स्क्रिप्चर्स। तो आपको पता ही है, अगर हिंदू टेम्पल है, माता का टेम्पल है, तो हिंदू स्क्रिप्चर्स के आधार पे ही क्या किया जाएगा, इसका कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर सेटअप किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शारदा पीठ है, इसको हम शारदा पीठ बोल रहे हैं, माता शारदा देवी जी का टेम्पल है। इसमें जो मूर्ति लगाई गई है माता शारदा देवी जी की, वो डोनेट की गई है श्रृंगेरी मठ से। ठीक है, जो श्रृंगेरी मठ है, उन्होंने ये जो आइडल है, ये जो मूर्ति है, ये दान की है और उसको हमने इंस्टॉल किया है माता शारदा देवी टेम्पल में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? ये माता शारदा देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन द तीतवाल विलेज, ठीक है, ऑफ करना तहसील इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कहाँ पे आता है ये? जम्मू एंड कश्मीर में। इसकी हिस्ट्री क्या है? इसकी हिस्ट्री ये है कि जब जो ये टेम्पल है, ये हिंदू जो गॉडेस है माँ शारदा, ठीक है, जो कि एक स्वरूप था सरस्वती माता जी का। ठीक है, सरस्वती माता जी आपको पता ही है कि गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड विजडम इनको बोलते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, जो ये टेम्पल था ना, यहाँ पे ये जो टेम्पल था, ये पांडवों ने, जब पांडव एग्जाइल पीरियड में थे, तो उस टाइम वो यहाँ पे रुके थे और इन्होंने यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया था। और बाद में जो किंग थे ललितादित्य मुक्तापिता, ठीक है, उन्होंने इसको रेनोवेट किया था, इस मंदिर को। ठीक है, कब? 8th सेंचुरी के आसपास। सो इसका आर्किटेक्चर कौन सा है? जो ये टेम्पल है, इसका आर्किटेक्चर कश्मीरी स्टाइल का है। ठीक है, विद वुडन पिलर्स। ठीक है, जो ये पिलर्स हैं, ये वुडन पिलर्स हैं एंड इंटरेक्टिव कार्विंग्स। ठीक है, तो इस तरह का ये जो है मंदिर है, कहाँ पे सेटअप किया गया है? माता शारदा देवी जी का टेम्पल जम्मू कश्मीर में, तीतवाल विलेज में, करना तहसील में, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर में। वो वॉन 2023 एबल प्राइज़। ठीक है, जो एबल प्राइज़ है, ये दिया जाता है मैथमेटिक्स में। इसको हम मैथमेटिक्स का नोबल प्राइज़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो 2023 में दिया गया है, वो दिया गया है LA कैफरेली को। ठीक है, LA कैफरेली, इनको ये दिया गया है क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है इन मैथमेटिक्स में। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशन एंड फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम को सॉल्व किया है मैथमेटिक्स में। तो ये मैथमेटिक्स का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है, मतलब कि जिसका नाम है एबल प्राइज़, जो कि किसको दिया गया है? LA कैफरेली को दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले जो कैफरेली है, ये बॉर्न एंड रेज्ड अप इन अर्जेंटीना में ये बॉर्न हुए थे और रेज भी वहीं पे हुए थे। एंड फर्स्ट एबल लिटरेट फ्रॉम द साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका से ये पहले इंसान है जिनको इस तरह का अवार्ड मिला है, एबल अवार्ड मिला है। तो आजकल ये प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में, ऑस्टिन में। ठीक है, तो जो ये एबल प्राइज़ है, ये 2003 में स्टार्ट हुआ था, इसका नाम था एबल प्राइज़। ठीक है, जो भी मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छी रिसर्च करता है, बहुत ही अच्छा साइंटिफिक अचीवमेंट अचीव करता है, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये किसके नाम पे रखा गया है? एक नॉर्वे के एक मैथमेटिशियन थे, नील हेनरिक एबल।
ठीक है, 1802 से 1829 तक ये थे, ठीक है। नील हेनरी कैबल, उनके नाम पे ये अवार्ड जो है ये दिया जाता है, ठीक है। और ये जो अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे की जो अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स है वो इसको प्रोवाइड करते हैं। वी स्टेट और यूटी पास द मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023, ठीक है। तो मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल्स मतलब कि जो मीडिया के पर्सन होते हैं, जो रिपोर्टर्स होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारा अटैक हो रहा है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो मीडिया पर्सन, उनको बचाने के लिए, ठीक है, उन पे अटैक ना हो उनके, उसके लिए एक बिल जो है वो पास किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 जो है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 वाज पास्ड बाय द स्टेट असेंबली। इट्स एम इज़ टू गिव द प्रोटेक्शन फॉर द मीडिया पर्सन एंड प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट देम, ठीक है। तो द ऑपोजिशन एमएलएज डिमांडेड दैट द बिल टू बी सेंट टू द सेलेक्ट कमिटी फॉर of the assembly for examination which was rejected by the speaker चंद्रदास महंत। तो ये बातें फालतू की हैं, आपको बस ये याद रखना है। जो मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल है 2023 का, जो मीडिया के पर्सनस हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वायलेंस से, वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है। वी स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, ठीक है। ये भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का है, ठीक है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ही इसको लॉन्च किया है। तो छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना टू प्रोटेक्ट द वृक्ष, वृक्ष मतलब पेड़ पौधों को बचाने के लिए, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ट्री वेल्थ स्कीम है ये, ठीक है। इंग्लिश में बोला जाए तो चीफ मिनिस्टर ट्री वेल्थ स्कीम है ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, जो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे था 21 मार्च को, तो उसी के अंतर्गत ये जो है ये एक्शन लिया गया। तो आपने ये याद रखना है, ये दोनों आपने याद रखना है। मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना ये भी किसका है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का। Sinia Island, which was seen in news, is situated in which country? That is D, UAE, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने एक सबसे ओल्डेस्ट पर्ल टाउन, ठीक है, पर्ल टाउन मतलब कि जो ऐसे समुद्र के किनारे पे होता है उसको बोलते हैं पर्ल, ठीक है। तो इस तरह का सबसे ओल्डेस्ट पर्ल टाउन जो है वो पर्शियन गल्फ के पास ढूंढा है, जिसका नाम है सिनिया आइलैंड, ठीक है। कहाँ पे है ये? यूनाइटेड अरब अमीरात, दैट इज़ यूएई में है, ठीक है। तो ये जो आइलैंड है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? अल क्वावीन एन एमिरेट सिचुएटेड फ्रॉम सम 50 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द दुबई। सो जो दुबई है, दुबई के नॉर्थ ईस्ट 50 किलोमीटर के आसपास ये जो है ये एरिया पड़ता है, ठीक है, फाउंड हुआ है, ठीक है। ये है सिनिया आइलैंड, ठीक है। इसका नाम याद रखना है, सिनिया आइलैंड, जो कि यूएई में है, ठीक है। और ये सबसे ओल्डेस्ट पर्ल टाउन है जो जिसकी जो है खोज हुई है, ठीक है। द डिस्कवरी फाइंड हंड्रेड्स ऑफ होम्स डेटिंग एज फार एज द रीजन प्री इस्लामिक हिस्ट्री, मतलब कि जब इस्लाम में भी नहीं था उससे पहले की इसकी हिस्ट्री जो है वो बताई जा रही है, लेट सिक्स्थ सेंचुरी की, ठीक है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2023, ठीक है। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है। तो इस बार की जो थीम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो फॉरेस्ट एंड हेल्थ इसकी क्या थी इस बार की थीम थी, ठीक है। द थीम फॉर द 2023 इज फॉरेस्ट एंड हेल्थ। इट हाईलाइट्स द इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फॉरेस्ट लाइक प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है, एयर, कार्बन कैप्चर टू फाइट द क्लाइमेट चेंज एंड सप्लाई ऑफ लाइफ सेविंग मेडिसिन। तो फॉरेस्ट के क्या बेनिफिट हैं हमारी हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। अगर फॉरेस्ट होंगे तो अच्छी हवा आएगी, ठीक है, अच्छा पानी मिलेगा, अच्छे कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर हो जाएगी और ऑक्सीजन हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। क्लाइमेट चेंज की कंडीशंस को भी क्या करता है? ये नलीफाई करता है, ठीक है। सप्लाई ऑफ लाइफ सेविंग मेडिसिन, कुछ एक फॉरेस्ट जंगलों में इस तरह की पत्तियाँ होती हैं, इस तरह के मेडिसिन प्लांट्स होते हैं जो कि हमारी लाइफ को सेव करते हैं। तो इस बार की थीम यही है, फॉरेस्ट एंड हेल्थ, ठीक है, आपने याद रखना है। तो इंडिया की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2021 में,
उसके अकॉर्डिंगली लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर जो है, सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा एंड फिर महाराष्ट्र। ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन इज द स्टेट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। मतलब कि जो नॉर्थ ईस्ट की जो हमारी कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है वो पूरे के पूरे इंडिया में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है उसका। सबसे ज़्यादा परसेंटेज है मिजोरम स्टेट में 84%, अरुणाचल प्रदेश 79%, मेघालय 76%, मणिपुर 74% एंड नागालैंड 74%। तो ये परसेंटेज वाइज एरिया जितना उनका टोटल 100% एरिया है, तो उसमें से 84% जो मिजोरम का एरिया है वो क्या है, फॉरेस्ट से कवर है। ठीक है। तो कौन सी ऐसी स्टेट्स है जिन्होंने सिग्निफिकेंट गेन शो किया है फॉरेस्ट कवर में, वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका एंड झारखंड। ठीक है। स्टेट्स शोइंग लॉस इन फॉरेस्ट कवर वो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, आपने इनके ये जो है सारे के सारे एक नोट्स के तौर पे लिखने हैं और ये याद करने हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल इंश्योरेंस हैज़ बिकेम द फर्स्ट टू ऑफर एनीवेयर कैशलेस फीचर। मतलब कि कहीं पे भी कैशलेस हम पेमेंट कैशलेस जो है पेमेंट ये कर सकेंगे। इस तरह का जो जनरल इंश्योरेंस है वो किसने लॉन्च किया है, दैट इज़ ICICI लोम्बार्ड ने। तो ICICI बैंक की जो इंश्योरेंस है जिसका नाम है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, उन्होंने इस तरह की एक टेक्निक इंट्रोड्यूस की है जो कि पहली बार इंडिया में पहली बार जो है वो ऑफ़र की जा रही है। ठीक है। दैट इज़ एनीवेयर कैशलेस। मतलब कि किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर हम किसी भी तरह का जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, क्लेम करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, तो जो वो पेमेंट होगी वो सारी की सारी कैशलेस पेमेंट होगी। ठीक है। चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे वो उस हॉस्पिटल का लिंक ICICI के साथ हो ना हो, बस ये होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर हॉस्पिटल है वो कैशलेस ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करना चाहिए। तो इस तरह की जो सर्विस है एनीवेयर कैशलेस, दैट हैज़ बीन anywhere cashless features has been introduced by ICICI Lombard General Insurance. श्री भूपेंद्र यादव लॉन्चेस अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इन दैट इज़ बी हरियाणा। तो एक इवेंट था कहाँ पे, टिकली विलेज हरियाणा में, जो कि गुरुग्राम के आसपास है। ठीक है। टिकली विलेज हरियाणा। तो वहाँ पे इन्होंने जो भूपेंद्र यादव जी हैं उन्होंने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया है। किस दिन किया है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो कि 21 मार्च है उस दिन ये किया है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। ठीक है। जो यूनियन मिनिस्टर है, सेंट्रल मिनिस्टर है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, उनका नाम है भूपेंद्र यादव। तो उन्होंने ये अनवील किया है, कौन सा, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ठीक है। और इसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन मकसद ये है कि which aims to green the 5 किलोमीटर बफर एरिया अराउंड द अरावली हिल्स रेंजेस इन द 4 स्टेट। ठीक है। जो अरावली हिल्स है वो 4 स्टेट से होके गुजरती है। ठीक है। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली तो यूटी है। ठीक है। तो ये चारों से ये होके गुजरती है। तो इसका जो ये 5 किलोमीटर वाला जो एरिया है ना, इसको हमने प्रॉपर ग्रीन बनाना है। बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पे उगाने हैं, एफोरेस्टेशन करनी है हमने। ठीक है। डिफोरेस्टेशन होती है पेड़ों को काटना, एफोरेस्टिंग होती है मतलब कि पेड़ों को लगाना। तो 5 किलोमीटर का ये एरिया होगा। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, गुजरात से दिल्ली तक, बिटवीन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली तक। ठीक है। ये बफर जोन इसको बोलते हैं। तो वहाँ पे हम बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएंगे, उसको एक तरह से हरा भरा एक जंगल बनाएंगे। तो इसका नाम है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, जो कि भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है। फर्स्ट एडिशन ऑफ वीमेन प्रीमियर लीग 2023 वॉन बाय दैट इज़ बी मुंबई इंडियन। सो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में 7 विकेट से हरा के पहला एडिशन जो कि वीमेन प्रीमियर लीग, जिस तरह से IPL होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, ये मेल कैटेगरी में होता है। ठीक है। वीमेन कैटेगरी में ये पहली बार हो रहा था, वीमेन प्रीमियर लीग 2023। उसमें जो पहला एडिशन जीता है वो जीता है मुंबई इंडियन ने। ठीक है। मुंबई इंडियन ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराया है। ठीक है। इसमें जो
ऑरेंज कैप है, ऑरेंज कैप दी जाती है जिसके सबसे ज़्यादा रन होते हैं पूरे के पूरे इवेंट में, वो है मैग लेनिंग जो कि दिल्ली कैपिटल की है, ठीक है। और पर्पल कैप जिसकी सबसे ज़्यादा विकेट्स होती है वो है हेली मैथ्यूज़ जो कि मुंबई इंडियन की है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? हेली मैथ्यूज़ मुंबई इंडियन की। बेस्ट कैच ऑफ द सीजन किसको मिला है? हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियन की कैप्टन है। फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला है? मुंबई इंडियन एंड दिल्ली कैपिटल्स दोनों को। एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन दैट इज़ यास्तिका भाटिया मुंबई इंडियन की, ठीक है। पावर स्ट्राइकर ऑफ द टूर्नामेंट दैट इज़ सोफी डिवाइन रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में किसको मिला है? नटाली स्कीवर को जो कि मुंबई इंडियन की है। हु लॉन्च्ड कॉल बिफोर यू डिग ऐप, ठीक है, दैट इज़ ए नरेंद्र मोदी, ठीक है। अभी क्या होता है, जिस तरह से लोग होते हैं अपना एक घर बनाते हैं, सपोज करो कि ये रोड है, रोड के आसपास क्या स्टार्ट करते हैं लोग? अपना घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अपना घर बनाना स्टार्ट करते हैं या कुछ कोई भी काम अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो यहाँ पे क्या करते हैं, खनन प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं, एक गड्ढा खोदना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, आपको पता है कि जो रोड है, रोड के आसपास या फिर जो ज़मीन होती है उसके आसपास क्या होता है, बहुत सारा OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल भी इसके अंदर होता है, और तरह की भी चीज़ें होती है जो कि सरकार ने दबाई होती है इसके नीचे, ठीक है। जब आप इस तरह का गड्ढा खोदते हो तो वो क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल डैमेज हो जाती है, टेलीकम्युनिकेशन हमारा क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। या फिर वहाँ पे हॉल्ट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगी यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर केबल या कुछ कोई भी और चीज़ जो भी रखी गई है ज़मीन के नीचे, तो उसको बचाने के लिए, ठीक है, कॉल बिफोर यू डिग ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जो भी इन प्रोहिबिटेड एरिया में जब भी किसी भी तरह का क्या करेगा, खनन प्रक्रिया शुरू करेगा, तो पहले वो कॉल करके अपने जो अधिकारी है, ठीक है, कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उनको बताएगा कि मैं यहाँ पे इस तरह का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, खुदाई करने वाला हूँ। तो इसके नीचे अगर कोई भी चीज़ होगी तो पहले वो डिस्कस करनी पड़ेगी कंसर्न अधिकारियों के साथ, ताकि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और भी चीज़ें होती है जो ज़मीन के अंदर दबाई गई होती है, ताकि उन पे कोई भी डैमेज ना हो, ठीक है। अब अगर क्या होगा, अगर इस तरह की कोई चीज़ें हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स वगैरह इसके नीचे है और हम उसको खुदाई करते हैं और वो टूट जाती है, तो उसको फिर से रिस्टोर करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च आता है। तो उसी खर्च से बचने के लिए कॉल बिफोर यू डिग ऐप जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, ठीक है। जैसे हमारे पास एसेट्स हैं, अंडरग्राउंड जो एसेट्स हैं लाइक ऑप्टिकल फाइबर केबल्स वगैरह होती है, तो उसको बचाने के लिए, ठीक है। द ऐप हैज़ बिन डेवलप्ड, जो ये ऐप है ये किसने डेवलप किया है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने और भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो कि गुजरात गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इट्स प्राइमरी एम इज़ टू प्रोटेक्ट द कंट्रीज अंडरग्राउंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि जो अंडरग्राउंड के नीचे, ज़मीन के नीचे जो भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है उसको बचाना है, ठीक है। तो ये सारा का सारा है क्या है, कॉल बिफोर यू डिग ऐप। लवलीना बोरगोन एंड निखत जरीन बिकम चैम्पियन इन दैट इज सी 75 kg एंड 50 kg कैटेगरीज रिस्पेक्टिवली। लवलीना बोरगोन 75 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने गोल्ड जीता है एंड निखत जरीन ने 50 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड जीता है। कहाँ पे? जो कि बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही है ना, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हो रही है? न्यू दिल्ली में हो रही है, तो वो उसमें इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है। इंडियाज लवलीना बोरगोन डिफीटेड ऑस्ट्रेलियाज कैटलिन पार्कर इन 75 kg फाइनल में, ठीक है, इन्होंने गोल्ड जीता है वर्ल्ड वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि न्यू दिल्ली में हो रही है। दूसरा क्या है, निखत जरीन, उन्होंने डिफीट किया है वियतनाम की न्यूगिन थी थाम को, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में? 50 kg की कैटेगरी में वर्ल्ड वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि न्यू दिल्ली में हो रही है, ठीक है। निखत जरीन बिकम्स द, ठीक है, और सबसे ज़्यादा मैंने बताया था आपको कि सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने जीते हैं आज तक वर्ल्ड वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ओवरऑल इंडिया की तरफ से, वो है 6 मीराबाई चांद, सॉरी मैरी कॉम, ठीक है। MC मैरी कॉम ने 6 वर्ल्ड चैंपियंस टाइटल जो जीते हैं वर्ल्ड वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। अब 2 जो है वो कौन जीत गई है? निखत जरीन का ये लगातार दूसरा टाइटल है, ठीक है।
तो ऐसा करने वाली ये दूसरी फीमेल बन गई है आफ्टर एमसी मैरी कॉम। ठीक है, एमसी मैरी कॉम ने 6 जीते हैं। ठीक है, एमसी मैरी कॉम हैज़ ऑल्सो वन 2 कंसेक्टिव गोल्ड इन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप, मतलब कि 2 साल कंटिन्यूसली उन्होंने क्या जीता था, गोल्ड जीता था। और उन्हीं के चलते निखत जरीन ने भी कंटिन्यूसली 2 बार कौन सा जीता है, वर्ल्ड वीमेन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 50 kg कैटेगरी में जीता है। तो ये दूसरी वीमेन बन गई है। ठीक है, अभी तक इंडिया के पास 4 गोल्ड मेडल आ गए हैं वर्ल्ड वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। कौन कौन सी कैटेगरी में, 48, 50, 75 एंड 81 kg की कैटेगरी में। नीतू गगनेश ने गोल्ड जीता है 45 kg कैटेगरी में। स्वीटी बुरा ने गोल्ड जीता है इन 75 kg कैटेगरी में। निखत जरीन ने कौन सी उसमें जीता है, दैट इज़ गोल्ड इन 50 kg कैटेगरी में। लेवलिना बोर्गेन ने ये जीता है 75 kg की कैटेगरी में गोल्ड मेडल। अपसपा स्टैंड्स फॉर, दैट इज़ डी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, आर्म फोर्सेस का एक स्पेशल पावर एक्ट होता है, जिस भी पर्टिकुलर एरिया में ये वाला एक्ट लग जाता है, तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, वहाँ की जो पावर्स है ना, मैक्सिमम पावर्स वो हमारी आर्मी के पास चली जाती है। आर्मी यहाँ पे चेकअप भी कर सकती है, लोगों का चेकअप कर सकती है, कि चेक कर सकती है कि ये पर्टिकुलर पर्सन यहीं का है या बाहर का है। आईडी कार्ड चेक कर सकते हैं, घर में जा सकते हैं, कहीं कहीं पे तो शूट करने की भी इजाज़त दी जाती है। तो आर्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है उस पर्टिकुलर एरिया का। ठीक है, इस तरह का जो एक्ट होता है ये उन क्षेत्रों में लगाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आतंकवाद हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट जहाँ पे हो, बहुत ज़्यादा जहाँ पे क्राइम हो, तो इन सब जगह पे क्या लगाया जाता है, अपसपा एक्ट लगाया जाता है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि हम अपसपा को अब रिमूव कर देंगे बहुत सारे एरिया से। ठीक है, बहुत सारे एरिया से हम इसको रिमूव करेंगे। असम, नागालैंड और मणिपुर के बहुत सारे एरिया में अपसपा एक्ट लगा हुआ है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे ये अपसपा एक्ट लगा हुआ है उसमें से जो 75% एरिया है वहाँ से ये अपसपा एक्ट जो है अब रिमूव किया जा रहा है। ठीक है, अब ओवरव्यू क्या है, आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी माओवादी होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट घटनाएं होती रहती हैं वहाँ पे, तो उनसे निपटने के लिए वहाँ पे अपसपा एक्ट लगाया जाता था। अब क्या हुआ, 2014 के कंपैरिजन में 2022 में इन क्षेत्रों में क्या हुआ, 76% रिडक्शन आई है एक्सट्रीमिस्ट इंसिडेंट्स में। इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं इसमें बहुत सारी कमी आई है, 76% कमी आई है। इसी के चलते इन्होंने बोला है कि हम अब क्या करेंगे, अपसपा को रिमूव कर देंगे। ठीक है, सो गवर्नमेंट हाइक्स रॉ जूट MSP बाय दैट इज़ 300 रुपीज़। तो गवर्नमेंट ने रॉ जूट के ऊपर जो MSP है वो बढ़ा के 300 रुपये और ऐड कर दी है। और अब कितनी होगी ये टोटल, दैट इज़ 5050 पर क्विंटल, मतलब कि एक क्विंटल पे 5550 रुपये में खरीदेगी सरकार। ठीक है, क्या खरीदेगी, रॉ जूट। सो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसका नाम है CCEA, 24 मार्च को उन्होंने क्या किया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है रॉ जूट के ऊपर 300 रुपये इंक्रीज़ कर दिया है। अब क्या होगा, अब पर क्विंटल का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होके बन गया है 5050 रुपये पर क्विंटल फॉर द सीजन 2023 एंड 24। अभी MSP होती क्या है, MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब सपोज करो कि फार्मर है, ठीक है, एक फार्मर है, उसने क्या कर दिया, यहाँ पे रॉ जूट क्या मतलब कि किसी भी तरह की खेती कर दी। ठीक है, जैसे उसने यहाँ पे खेती कर दी, सपोज करो वो मार्केट लेके गया, ठीक है, और मार्केट में उसका प्राइस बहुत ही कम उसको मिल रहा है, 1 रुपये में मिल रहा है, 2 रुपये पर केजी के हिसाब से उसको बेचना पड़ रहा है। बट एक्चुअल प्राइस उसका कितना है, 10 रुपये था। ठीक है, बट मार्केट लो जाने की वजह से क्या हो रही है, वो उसको बेचना पड़ रहा है 1 या 2 रुपये में। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें फार्मर्स को क्या होगा, बहुत सारा घाटा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए फार्मर को घाटा ना हो, सरकार क्या तय करती है, MSP तय करती है। सपोज करो MSP तय करती है। ठीक है, सपोज करो जो गवर्नमेंट है उसने MSP सेट कर दी 12 रुपये, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर फसल के ऊपर। अब फार्मर है, फार्मर क्या करेगा, खेती करेगा तो अनाज उगाएगा और उसको मार्केट में लेके जाएगा। अब MSP है 12 रुपये, सेंट्रल जो गवर्नमेंट ने तय की है।
ठीक है। अब मार्केट में सपोज करो रेट लग रहा है 1 रुपये 2 रुपये पर केजी के हिसाब से, ठीक है। बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है, किसको हो रहा है? फार्मर को हो रहा है। बट इसके ऊपर क्या होगा? एमएसपी लगी हुई है, सरकार ने 12 रुपये एमएसपी दी है। इसका मतलब ये है कि जो फार्मर से जो जितना भी अनाज है वो सरकार खरीदेगी 12 रुपये के हिसाब से, चाहे यहाँ पे ये 1 रुपया हो पर केजी हो, मार्केट में 2 रुपये केजी हो, 5 रुपये केजी हो, बट जो सरकार ने पहले तय करके रखा है कि 12 रुपये में हम खरीदेंगे, तो वो 12 रुपये में ही खरीदेगी सरकार। तो इस तरह से क्या होगा, जो फार्मर होते हैं उनको इस तरह से घाटा नहीं होता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने फिक्स किया है एमएसपी 23 आइटम्स पे, ठीक है, ट्वाइस अ ईयर, ठीक है। तो एमएसपी इज़ द रेट एट विच गवर्नमेंट बाइज फूड ग्रेन्स फॉर फार्मर्स, ठीक है। दिस इज़ बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ एट लीस्ट 1.5 टाइम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इनक्योर्ड बाय द फार्मर्स। अब जो 23 डिफरेंट जो अनाज है उसके ऊपर क्या लगता है? उसके ऊपर लगता है एमएसपी, ठीक है। वो कौन डिसाइड करता है? वो एमएसपी डिसाइड करता है सीएसीपी, दैट इज़ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। और इसमें हमारे पास 23 कमोडिटीज़ हैं जिसके ऊपर क्या लगता है? एमएसपी लगता है। इसमें से 7 सेरियल, आपने इनको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर एमएसपी लगता है। लाइक 7 सीरियल प्रोडक्ट्स हैं, लाइक पैडी, वीट, मेज़, शोरगुम, पर्ल एंड बैरले एंड रागी, ठीक है, इनमें लगता है एमएसपी। अब 5 इसमें पल्सेस हैं, ग्राम, तूर, मूंग, उड़द, लेंटिल। और 7 ऑयल सीड्स हैं, ग्राउंडनट, रेपसीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, सीमम, सनफ्लावर, साफ्लावर एंड निगर सीड। और 4 इसमें कमर्शियल है क्रॉप्स हैं, लाइक कोपरा, शुगर केन, कॉटन एंड रॉ जूट। तो ये सारी की सारी जो जितनी भी हमारे पास ये चीज़ें हैं इस पे लगता है एमएसपी, जो कि सरकार देती है, ठीक है। और रॉ जूट के ऊपर जो एमएसपी है वो 300 रुपये बढ़ा के टोटल अब पर क्विंटल के हिसाब से कितनी बनी है? 5050 पर क्विंटल के हिसाब से जो है एमएसपी लगेगी रॉ जूट पे। Cabinet approves dash dash hike in the DAS allowance to the central government employees, that is D 4%। तो कैबिनेट अप्रूव किया है कि जो DAS अलाउंस हम देंगे, किसको देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको DA मिलता है, ठीक है। सैलरी के साथ साथ उनको सैलरी प्लस DA मिलता है, ठीक है। और ये जो DA है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है कितने परसेंट से? 4% से इसको इंक्रीज़ किया गया है, ठीक है। सो with a 4% increase in the DA, the total DA becomes 42% of the basic pay, ठीक है। जितनी बेसिक पे होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की, उसका 42% जो है ओनली DA ही मिलेगा इनको, ठीक है। तो इस तरह से इनकी सैलरी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। The increase in the DA will benefit over 47 lakh सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एवर 69 लाख पेंशनर को भी इसका फ़ायदा होगा, ठीक है। और ये जो DAS अलाउंस है ये 7th पे कमीशन के ऊपर वर्क करेगा। अब DA के बारे में जानते हैं। अब DA क्या होता है? DA इज़ ए कंपनसेशन, ठीक है। DA क्या होता है? DAS अलाउंस, ये एक तरह का कंपनसेशन होता है जो कि एम्प्लॉई को हम देते हैं, ठीक है। सपोज DAS अलाउंस जो होता है वो एक तरह का कंपनसेशन दिया जाता है टू द एम्प्लॉय to offset the effect of inflation and is calculated as the percentage of the employee's basic salary। मतलब कि जितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी उस हिसाब से जो है DA भी इंक्रीज़ किया जाएगा, उसको बोलते हैं DAS अलाउंस। मतलब कि ये महंगाई भत्ता होता है। महंगाई भत्ता मतलब कि जैसे महंगाई इंक्रीज़ होगी तो उसी के हिसाब से एक परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा आपकी बेसिक सैलरी का, और उतना परसेंट आपको क्या दिया जाएगा? DA दिया जाएगा। जिनकी सैलरी ज़्यादा है उनको ज़्यादा DI मिलेगा क्योंकि इनकी परसेंटेज भी उसी हिसाब से कैलकुलेट होगी। जिनकी सैलरी कम है उनकी बेसिक सैलरी जिनकी कम है तो उनका DAS अलाउंस थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है। तो ये महंगाई भत्ता होगा, जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगी उसी हिसाब से जो है ये कैलकुलेट किया जाता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जाता है, ठीक है। इट एम्स टू प्रोवाइड द रिलीफ टू द एम्प्लॉय को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए किससे? जो कि इन्फ्लेशन जो कि इंक्रीज़ हो रही है, महंगाई जो इंक्रीज़ हो रही है उससे क्या करना है? उनसे उनको रिलीफ देना है। अब रिवीजन टाइम, लाइक विच गवर्नमेंट लॉन्च्ड विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम, दैट इज गोवा। इक्वेटोरियल गिनी अपॉइंट्स मैनुला रोका बोटी एज देयर फर्स्ट
female PM who has been honored with FIH President's Award 2023, that is VK Pandian. India welcomes कॉन्गो इंटू इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मतलब कि इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है उसका एक पार्ट बन गया है कॉन्गो. द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन J&K. As per the economic survey, what is the estimated economic growth rate in 2023-2024, that is 6.5%. Which country to host football's 2027 का एशियन कप, that is Saudi Arabia. Decision to remove British monarchy from its bank notes, that is Australia. $5 के जो $5 के जो बैंक नोट्स हैं उसमें से ब्रिटिश मोनार्की को हटाया जाएगा. 36 इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन जम्मू यूनिवर्सिटी. Who is conferred lifetime achievement honor by UK, that is Manmohan Singh. Who wins inaugural champions of National Beach Soccer Championship, that is Kerala. Yuva Sangam portal is launched by Ministry of Education. Which book bags Matrubhumi Book of the Year award, that is Wanderer, King and Merchants. Dash to be Ladakh's first biodiversity heritage site, that is Yayatso. Who won the title of National Ice Hockey Championship 2023, that is ITBP. Asia's largest helicopter manufacturing unit to be inaugurated in, that is Tumkuru, Karnataka. Organizer of 22nd edition of Bharat Rang Mahotsav, that is National School of Drama. 36th सूरज कुंड इंटरनेशनल जो क्राफ्ट मेला होता है हरियाणा में फरीदाबाद में, उसकी जो थीम स्टेट थी इस बार वो थी नॉर्थ ईस्ट रीजन, और इसकी जो थीम कंट्री थी वो थी SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो. शाहकार समृद्धि सौदा इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट और यूटी, कौन सी स्टेट में जो है शाहकार समृद्धि सौदा ये लॉन्च किया गया है, दैट इज़ बी कर्नाटका. तो यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे होम मिनिस्टर हैं कौन है, अमित शाह जी, और ये कॉरपोरेशन मिनिस्टर भी है. आपने याद रखना है जो कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री है नई मिनिस्टर से नई मिनिस्ट्री है जिसके जो हेड है वो कौन है, अमित शाह जी है. ठीक है, अमित शाह जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है शाहकार समृद्धि सौदा का, कहाँ पे, बेंगलुरु कर्नाटका में. अब ये शाहकार समृद्धि सौदा है क्या, ये एक तरह का एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम है. ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग मतलब कि वहाँ पे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग उसको देखेंगे, उनको क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे फ्लावर जो फूलों की खेती करते हैं वहाँ पे उनके लिए इस तरह का भी बनाया जाएगा, 11 करोड़ का बनाया जाएगा इन बेनीपेट APMC में. मल्टी लेवल कार पार्किंग भी बनाई जाएगी, कहाँ पे, यशवंतपुर APMC में एट द कॉस्ट ऑफ 8 करोड़ रुपीज़. ठीक है, ही ऑल्सो इनेगुरेटेड वेरियस डेवलपमेंट वर्क ऑफ कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ कॉरपोरेशन टू ट्यून द 1400 करोड़ रुपीज़. ठीक है, अब और क्वेश्चन हैं लाइक कर्नाटका के, लाइक शिव मोगा एयरपोर्ट जो कि 148th एयरपोर्ट है इंडिया का, इनेगुरेटेड बाय PM मोदी इन कर्नाटका. अब वाटर म्यूजियम जो कर्नाटका में बना है, इट टेल्स द 128 ईयर्स ओल्ड हिस्ट्री ऑफ वाटर सप्लाई टू बेंगलुरु सिटी. तो आपने याद रखना है जो शाहकार समृद्धि सौदा है ये कर्नाटका की एक योजना है जिसको अनवील किया किसने, अमित शाह जी ने. ठीक है, PM मोदी इनेगुरेट्स व्हाइटफील्ड KR पुरम मेट्रो लाइन इन, दैट इज सी, ये भी कहाँ पे है, कर्नाटका में. तो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 25 मार्च को इनेगुरेट किया. ठीक है, किसको, व्हाइटफील्ड KR पुरम जो मेट्रो लाइन है बेंगलुरु में. ठीक है, अब इसके बारे में कुछ जानते हैं. तो ये 13.71 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, इसमें 12 स्टेशन होंगे. ठीक है, बेंगलुरु मेट्रो हैज़ ए कनेक्टिविटी ऑफ, जो बेंगलुरु मेट्रो है उसकी 70 किलोमीटर की कनेक्टिविटी है विद 63 स्टेशन. और इस तरह से जो बेंगलुरु मेट्रो है ना, BMRC बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, वो दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे है DMRC लेंथ ऑफ रूट्स में. ठीक है, सबसे लंबा रूट्स है DMRC का, उसके नाम बाद है BMRC, दैट इज़ बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन. ठीक है, तो RS 4249 करोड़ रुपीज़ का जो ये प्रोजेक्ट है विल रिड्यूस द टाइम ट्रेवल बिटवीन द व्हाइटफील्ड, जो व्हाइटफील्ड जगह है और KR पुरम है, इन दोनों को ये जोड़ती है. ठीक है, कहाँ पे, कर्नाटका में, बेंगलुरु में. तो तभी इसको व्हाइटफील्ड KR पुरम मेट्रो लाइन बोलते हैं. ये नई मेट्रो नहीं बनी है. ठीक है, क्योंकि बेंगलुरु में पहले से आपको पता है कि यहाँ पे क्या थी, मेट्रो है. यहाँ पे एक स्टेशन था, ठीक है, उसका नाम है व्हाइटफील्ड, और एक था KR पुरम. उन दोनों को ज्वाइंट किया है बस.
ठीक है, मतलब कि एक्सटेंशन इंक्रीज़ किया है थोड़ा सा इसको, ठीक है। तो दिल्ली का जो लाइन है वो 348 किलोमीटर की लाइन है डीएमआरसी की, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की, और बीएमआरसी जो बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है वो 69 किलोमीटर है, ठीक है। उसके दूसरे नंबर पे लेंथ में, तीसरे नंबर पे हैदराबाद मेट्रो है, 67 किलोमीटर उसकी लेंथ है। तो आपने याद रखना है दिल्ली मेट्रो सबसे बड़ी मेट्रो लाइन है इंडिया की। तो ये व्हाइटफील्ड केआरपुरम मेट्रो लाइन है, ये एक तरह की एक्सटेंशन है पर्पल लाइन की, जो कि कहाँ पे है, बीएमआरसी। तो बीएमआरसी में पर्पल लाइन मेट्रो है, ठीक है। उसमें जो उसका एक तरह का क्या है, ये एक तरह का एक्सटेंशन है, 14 किलोमीटर का एक्सटेंशन इन्होंने और इंक्रीज़ किया है। इसकी वजह से क्या बन गया, ये सबसे दूसरे नंबर का सबसे लंबा, दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पे सबसे लंबा मेट्रो लाइन बन गई है बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का। ICR discovers new fish species in Cuddalore named that is a तमिलनाडु ब्राउन मोरे ईल, ठीक है, तमिलनाडु ब्राउन मोरे ईल, ठीक है, ये इसका नाम है, तमिलनाडु के नाम पे ही इन्होंने इस रखा है, ठीक है। तमिलनाडु के एक जगह है कुडालोर, वहाँ पे एक न्यू स्पीशीज़ मिली है, किसकी, फ़िश की, ठीक है, इस तरह की ये फ़िश है। तो इसका नाम भी इन्होंने किसके नाम पे रखा है, तमिलनाडु के नाम पे रखा है, क्योंकि तमिलनाडु स्टेट में ये मिली है। तो तमिलनाडु ब्राउन मोरे ईल इसका नाम है, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इसका नाम है ICR। तो इसके जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक ईल फिश को क्या किया है, डिस्कवर किया है, ठीक है। कहाँ पे, कुडालोर के कोस्ट में, जो कुडालोर एरिया है उसकी कोस्ट में इनको ये मिली है। तो साइंटिस्ट ने इसका नाम जो है तमिलनाडु के नाम पे रखा है, तमिलनाडु ब्राउन मोरे ईल इसका नाम है, ठीक है। और इसका जो साइंटिफिक नाम है उसका नाम है, कॉमन नेम है वो है गाइमोथ्रोक्स तमिलनाडुनिसिस, ठीक है। तो इसी के नाम पे इनका नाम जो रखा है, तमिलनाडु के नाम पे आपने याद रखना है, तमिलनाडु के नाम पे रखा है। तो वो कहाँ पे मिली है, कुडालोर तमिलनाडु में मिली है, ठीक है। तो अबाउट जो ये हमारे पास ICR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके बारे में जानते हैं। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, जिस तरह से हमारे पास IITs होते हैं ना ऑटोनॉमस बॉडी, इसी तरह से ICAR भी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, जिसको हम पहले बोलते थे इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ये बना था 1929 में। और यूनियन मिनिस्टर कौन है एग्रीकल्चर के, दैट इज़ नरेंद्र सिंह तोमर, आपने याद रखना है। ICR इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड में सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है। तो अपने ये याद रखनी है सारी न्यूज़। Who has been named as the new president of BRICS न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो आपको पता है कि ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये चारों देश हैं, पांचों देश हैं, इन्होंने अपना एक संगठन बनाया है। तो 2014 में इनका एक बैंक बना था जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी जो न्यू प्रेसिडेंट है वो किसको बनाया गया है, दैट इज़ डिल्मा रोसेफ, ठीक है। डिल्मा रोसेफ कौन थी, ये ब्राज़ील की प्रेसिडेंट रह चुकी है, ठीक है। ये ब्राज़ील की एक प्रेसिडेंट रह चुकी है। अगर अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा कि अगर बैंक है, बैंक में तो हमें इकोनॉमिस्ट चाहिए होते हैं, तो इनको प्रेसिडेंट क्यों बनाया है, क्योंकि ये तो पॉलिटिशियन है। बट आपने ये याद भी रखना है, जो ये डिल्मा रोसेफ है ये पॉलिटिशियन भी है और इकोनॉमिस्ट भी है, ठीक है। इसी की वजह से इनको क्या रखा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट रखा है, ठीक है। तो द न्यू डेवलपमेंट बैंक विच इज़ ऑल्सो नॉन एज ब्रिक्स बैंक, ठीक है, क्योंकि ब्रिक्स का ये बैंक है, ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और जो एक फॉर्मर ब्राज़ील की प्रेसिडेंट थी जिनका नाम था डिल्मा वाना रोसेफ, हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स बैंक, दैट इज़ न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इनकी कोई किसके जगह पे आएंगे, ये मार्कस ट्रोयोजो जो ये इसके प्रेसिडेंट थे NDB के, न्यू डेवलपमेंट बैंक के, उनको रिप्लेस करके कौन बनी है, डिल्मा रोसेफ, जो कि ब्राज़ील की एक्स प्रेसिडेंट रह चुकी है, ठीक है। तो जो डिल्मा वाना रोसेफ है ये इकोनॉमिस्ट भी है, एक पॉलिटिशियन भी है, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट थी, 36th प्रेसिडेंट थी ब्राज़ील की 2011 से 2016 तक। और ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट भी थी ब्राज़ील की, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और इनको इम्पीच किया गया था, इनको निकाला गया था, इनको रिमूव किया गया था प्रेसिडेंट की पोस्ट से, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लग गए थे 2016 में, ब्रेकिंग बजटरी लॉज,
ठीक है, तो आपने याद रखना है डिलेमा रूसोफ बनी है न्यू डेवलपमेंट बैंक की न्यू प्रेसिडेंट। सो अब कुछ और बातें हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक कब फाउंड हुआ था? 15 जुलाई 2014 को। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है शंघाई चाइना में। और अभी अभी न्यू कंट्री जो ऐड हुई है न्यू डेवलपमेंट बैंक में वो है इजिप्ट। आज़ाद इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ दैट इज़ ए गुलाब नबी आज़ाद। तो गुलाब नबी आज़ाद ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है आज़ाद। ठीक है, तो आपको पता है कि गुलाब नबी आज़ाद क्या थे? ये फॉर्मर एक्स चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, और ये यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है आज़ाद। ठीक है, इसको कौन पब्लिश कर रहा है? इसको पब्लिश कर रहा है रूपा पब्लिकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, रूपा पब्लिकेशन ऑफ इंडिया इसको क्या कर रही है? पब्लिश कर रही है। तो यही एक न्यूज़ है, तो आपने याद रखना है आज़ाद इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ गुलाब नबी आज़ाद। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद केरलाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। ठीक है, केरला का जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उसका नाम है केरला ज्योति। ठीक है, केरला ज्योति से किसको नवाजा गया है? दैट इज़ बी एमटी वासुदेवन नैयर को। ठीक है, इनको। ठीक है, तो ये हमारे पास केरला का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है केरला ज्योति। ठीक है, ये दिया गया है, ये एक राइटर है एमटी वासुदेवन नैयर, इनको दिया गया है। अब सेकंड हाईएस्ट अवार्ड क्या है? वो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है केरला प्रभा। ये 3 लोगों को दिया गया है। एक एक्टर है मामू मूर्ति, एक फॉर्मल सिविल सर्विस ऑफिसर है टी माधव मेनन, और एक राइटर है ओम कैरी एन पिल्ले। तो इन तीनों को मिला है सेकंड हाईएस्ट अवार्ड ऑफ केरला, दैट इज केरला प्रभा। फर्स्ट केरला ज्योति जो कि पहला हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है केरला का, वो मिला है एमटी वासुदेवन नैयर जी को। ठीक है, जो आरिफ मोहम्मद खान है कहाँ के? ये गवर्नर है केरला के, उन्होंने ये जो अवार्ड है ये प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो इसमें 3 कैटेगरी है। ठीक है, सबसे पहला सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो केरला का है वो है केरला ज्योति, दूसरे नंबर पे है केरला प्रभा, तीसरे नंबर पे है केरला श्री। और जो ये केरला श्री है ये पुरस्कार जो दिया गया है 6 डिफरेंट लोगों को दिया गया है इन द फील्ड ऑफ राइटिंग, एक्टिविज्म, मैजिक, स्कल्पचर, बिजनेस, सोशल वर्क, म्यूजिक एंड बायोलॉजी के अंतर्गत ये सारे के सारे अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। तो आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है कि केरला का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? केरला ज्योति। केरला का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? केरला प्रभा। और किसको दिया गया है? केरला ज्योति किसको दिया गया है? एमटी वासुदेवन नैयर जी को। Who has been elected as the leader of Scottish National Party? तो स्कॉटलैंड की एक पार्टी है जिसका नाम है SNP, दैट इज स्कॉटिश नेशनल पार्टी। इसके जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट किया गया है हमजा यूसुफ को। ठीक है, ये भी एक पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, तभी ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया है क्योंकि ये हमारे पड़ोस से रिलेटेड है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जो हमजा यूसुफ है ये एक स्कॉटिश पॉलिटिशियन भी है, और ये पाकिस्तान से ओरिजिन, मतलब कि इनके जो दादा परदादा है वो पाकिस्तान से माइग्रेट होके कहाँ पे चले गए थे? स्कॉटलैंड चले गए थे। ठीक है, इनका जन्म 7 अप्रैल 1985 को ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक है, और ये स्कॉटिश नेशनल पार्टी के मेंबर भी रह चुके हैं, और अब ये प्रेसिडेंट बने हैं स्कॉटिश नेशनल पार्टी के। ठीक है, और यूसुफ हैज़ हेल्ड वेरियस मिनिस्ट्रियल पोजीशन, बहुत सारे मिनिस्ट्रियल पोजीशन भी इन्होंने एक्वायर की है स्कॉटिश गवर्नमेंट में, इंक्लूडिंग मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी रह चुके हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट के भी रह चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द आइलैंड्स। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ यूरोप एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट भी रह चुके हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी फॉर जस्टिस भी रह चुके हैं। तो इनका नाम है हमजा यूसुफ जो कि स्कॉटिश नेशनल पार्टी के क्या बने हैं? प्रेसिडेंट बने हैं। अब एक क्वेश्चन है, चीता शाशा डाइज ड्यू टू किडनी अलाइनमेंट इन, दैट इज सी कुनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। तो आपने कुछ पिछले साल एक न्यूज़ पढ़ी थी कि हम क्या कर रहे हैं, हमने कितने चीता को नामीबिया से कितने चीता को हमने इंडिया लेके आए थे? 8 चीता को हम लेके आए थे, क्योंकि इंडिया में चीता की संख्या क्या होगी? 1951 में चीता बिल्कुल ही विलुप्त हो गए थे, तो उनकी संख्या को इंक्रीज़ करने के लिए, उनको फिर से इंडिया में लाने के लिए हमने नामीबिया से 8 चीता लेके आए थे। उनमें से एक चीता थी शाशा। ठीक है, शाशा नाम दिया गया था उसको। तो उनमें किडनी में कुछ प्रॉब्लम, उनके कुछ किडनी में प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से उनकी अभी डेथ हो गई है। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता के अंडर ये जो है चीता लेके आए थे हम नामीबिया से। ठीक है, 8 हम नामीबिया से लेके आए थे पिछले साल 17 सितंबर 2022 को, और 12 हम कहाँ से लेके आ रहे थे?
अभी साउथ अफ्रीका से लेके आएंगे, और अभी 2030 तक हम हर साल 10 या 10 से ज़्यादा कहाँ से लेके आएंगे चीता, साउथ अफ्रीका से लेके आएंगे इंडिया को। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। जो ये चीता आए हैं ये हमने सारे के सारे कुनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ पे इनको रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं और सेंचुरीज हैं, लाइक पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और यहाँ पे देवगांव बमोरी रेंज भी है। ठीक है, कान्हा टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे बालाघाट हिल फॉरेस्ट रेंज है, पेंच नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, मेगा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो इस तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे भी है, टोरामल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो यहाँ पे पालपुर कोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो ये रीजन है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे हमने इन चीतास को रखा था, जिसमें से एक जो जिसका नाम है चीता शाशा, उनकी जो है वो डेथ हो गई है। तो आपने ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कुछ रिवीजन करते हैं फरवरी के कुछ करंट अफेयर्स का। एशिया का सबसे लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज इनैगोरेटेड इन तुमकुरू, कर्नाटका। ठीक है, हु इंट्रोड्यूसेस इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन H2 आइस ट्रक, दैट इज रिलायंस। Who bags ATT Best Award 2023 for 6th consecutive year, that is NTPC. Who became the first civic body in the country to launch green bonds, that is Indore, very important. Which Indian American student named world's brightest student for second time, that is Natasha Periyanganam. अर्बन 20 सिटीज़ की जो शेरपा की मीटिंग हुई है वो कहाँ पे हुई है, अहमदाबाद गुजरात में। हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्काई एयर। यूनेस्को टू डिक्लेयर विश्वा भारती यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोबिक्विक बिकम्स इंडियाज फर्स्ट ऐप टू सपोर्ट क्रेडिट कार्ड्स ऑन UPI। ठीक है, हु विन्स 2023 मार्कोनी प्राइज, दैट इज हरि बालकृष्णन, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन एयरफोर्स डेवलप्ड इंडिजिनियस डाटा लिंक कम्युनिकेशन नेम्ड वायु लिंक, वेरी इंपॉर्टेंट। हु वॉन वीमेंस T20 वर्ल्ड कप फॉर 6th टाइम, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। Which state plans country's first marina at Bandur, that is Karnataka. Who won senior women national hockey championship 2023, that is Madhya Pradesh. Exercise Desert Flag 8 is going to be organized in UAE. FATF suspends Russian membership over Ukraine war. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू यूज रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी एक्सटेंसिवली फॉर मैन होल क्लीनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज केरला। रिसर्चर डेवलप पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस टू डिटेक्ट एडल्ट्रेशन इन मिल्क। ठीक है, एडल्ट्रेशन इन मिल्क मतलब क्या होता है, जो मिल्क के अंदर हम मिक्सिंग करते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम बहुत सारी मिक्सिंग करके इस चीज़ की मिक्सिंग करते हैं, डिटर्जेंट डाल देते हैं, सोप डाल देते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं, यूरिया, स्टार्च, सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है हम मिल्क के अंदर डाल देते हैं, ताकि उसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो। ठीक है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो उसे बेचने में। ठीक है, तो इसमें जो मिक्सिंग होती है मिल्क में, उसको चेक करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए कि इस मिल्क में कितनी हमारे पास मिक्सिंग हुई है। ठीक है, कितनी मिक्सिंग हुई है, क्या क्या मिक्स हुआ है, ये सब कुछ हम अब जान सकते हैं। एक पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस जो है वो बनाया है IIT मद्रास ने। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, IIT मद्रास के रिसर्चर ने एक डेवलप किया है 3 डायमेंशनल पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस है। ये पेपर के ऊपर पेपर बेस्ड एक पोर्टेबल डिवाइस है। ठीक है, 3D पेपर बेस्ड। ठीक है, जिसके थ्रू हम ये क्या जान सकते हैं, अडल्ट्रेशन इन मिल्क, मतलब कि मिल्क के अंदर कितनी मिलावट है। ठीक है, तो विद इन 30 सेकेंड हम ये जान सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास जो दूध की एक बूंद ही काफ़ी है। ठीक है, एक छोटी सी बूंद 1 मिलीलीटर ऑफ लिक्विड सैंपल ऑफ मिल्क का चाहिए, इस पेपर के ऊपर डालेंगे और कुछ टाइम के बाद हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितनी जो है वो मिक्सिंग है। किस चीज़ की मिक्सिंग हम दूध में करते हैं, डिटर्जेंट की, ताकि क्या हो, जो दूध है ना हमारे पास कम होता है, इसमें ये क्या हम लोग क्या मिला देते हैं, डिटर्जेंट, सोप, यूरिया, स्टार्च, सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है और इसके बेचने में क्या हो जाता है, लोगों को फ़ायदा भी हो जाता है।
ठीक है। तो ये सब एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए, चेक करने के लिए कि कितनी मिलावट है दूध में, ठीक है, हेल्थ इश्यूज से बचाने के लिए लोगों को ये जो डिवाइस है ये बनाया गया है, ठीक है। और ये टेक्नोलॉजी हम किसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वाटर के लिए कि इसमें कितनी मिक्सिंग है, फ्रेश जूस में कितनी मिक्सिंग है, मिल्क शेक्स जो बनाते हैं हम शॉप्स में उसमें कितनी मिलावट है, तो ये सारी की सारी मिलावट जो हो वो जांच सकते हैं। ये जो डिवाइस बनाया है पेपर बेस्ड डिवाइस, 3D पेपर बेस्ड डिवाइस ये बनाया है IIT मद्रास ने, ठीक है। सो विच कंट्री अनाउंसेस आउटब्रेक ऑफ डेडली मारबर्ग वायरस डिजीज़, ठीक है, दैट इज़ बी तंजानिया। तो तंजानिया जो एक देश है वहाँ पे एक डेडली डिजीज़ आया है जिसका नाम है मारबर्ग वायरस। आपने काफ़ी टाइम पहले इसका नाम भी सुना होगा कि अफ्रीका में एक बीमारी आ रही है जिसका नाम है मारबर्ग, ठीक है। ये एक वायरस डिजीज़ है, वायरस की वजह से होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा बुखार आ जाता है लोगों को और इससे डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो तंजानिया इससे ग्रसित है, ठीक है। तो उन्होंने अपने आप को अनाउंस कर दिया तंजानिया की कि यहाँ पे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं मारबर्ग डिजीज़ के, ठीक है। तो ये एक तरह का हेमोरहैजिक फीवर है, ठीक है, वायरस की वजह से होता है। तो अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये बोला है कि थ्रू कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इन द कंट्री अराउंड 161 पीपल, जो 161 पीपल है उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनमें क्या हो सकता है, मारबर्ग वायरस हो सकता है, जो कि अगर ये लोग और लोगों के बीच में जाएंगे तो उनको भी ये वायरस जो है अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ मारबर्ग वायरस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बोला है जो मारबर्ग है ना ये हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज़ है, मतलब कि वायरस से फैलने वाली डिजीज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा हेमोरहैजिक फीवर आ जाता है जिसकी वजह से क्या होगा, 100 में से इसमें ओनली 12 लोग ही बच जाते हैं, ठीक है, बच पाते हैं इस डिजीज़ से। मतलब 100 में से जो 88% लोग हैं, 100 में से जो 88 लोग हैं वो मर जाते हैं इस डिज़ीज़ में। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेडली डिजीज़ है। तो मारबर्ग को जिस तरह से इबोला नाम की एक बीमारी है ना, बहुत ही ज़्यादा डेडली वायरस था वो भी, ठीक है। तो ये मारबर्ग उसी की श्रेणी में आता है, ठीक है, और उतना ही डेडली है। तो और यहाँ पे कोई भी हमारे पास इसकी ना तो कोई ड्रग है ना तो कोई वैक्सीन है, ठीक है। और इसको हम बस एक तरह से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे हम बचा सकते हैं खुद को सेफ्टी के साथ रह के, ठीक है। तो जो ये मारबर्ग वायरस है ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में आजकल बहुत ही ज़्यादा जो है वो फैल रहा है। पीछे जैसे केन्या, कोंगो, अंगोला, साउथ अफ्रीका और युगांडा में ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है मारबर्ग जो वायरल डिजीज़ है उसका आउटब्रेक अभी अभी तंजानिया में मिला है जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या है, इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर आता है, बहुत ही ज़्यादा हेडेक होती है, मसल पेन होती है, पेट में दर्द होती है, क्रैम्पिंग होती है, ठीक है, नोज़िया भी हो जाता है, वोमिटिंग भी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं ये हैं इस चीज़ के सिम्टम। अब अभी आपको इनमें से कोई भी पेन हो तो आप ये मत सोच लेना कि आपको मारबर्ग डिजीज़ है, ये अभी अफ्रीका में ही चल रहा है, ठीक है। तो इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में ये ट्रांसफ़र हो सकता है। किस किस वजह से, सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से हो सकता है। अगर किसी इन्फेक्टेड ब्लड जो है वो किसी दूसरे पर्सन को लग जाए, ठीक है, फ्लूइड लग जाए, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ये वायरस आ सकता है। एक जगह से जैसे हमारे पास जो चमगादड़ की जो कॉलोनीज़ होती है, अगर वहाँ पे हम चले जाएं, चमगादड़ से मोस्ट कॉमनली ये फैलता है लोगों में, ठीक है। और जिस तरह से जो अफेक्टेड पीपल है उसका अगर सलाइवा, स्वेट, ठीक है, और उसकी बॉडी से कोई भी निकलने वाला जो लिक्विड है उसको हम छूते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या चला जाता है, ये हमारी बॉडी में भी एंटर हो जाता है और हमें क्या हो सकता है, मारबर्ग डिसीज़ जो है वो हो सकती है। इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैसे होता है, ठीक है, एंटीबॉडी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे इसके द्वारा इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किया जाता है। एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट के थ्रू, सीरम न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट के थ्रू, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट्स पॉलीमराइज चेन रिएक्शंस के थ्रू, वायरस आइसोलेशन बाय कल्चर के थ्रू, एंड देर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर मारबर्ग डिजीज़ येट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आपने जो ये ऊपर वाली चीज़ें हैं ये सारी की सारी याद रखनी है। Who launched National Rabies Control Program NRCP to
फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रेबीज़। तो रेबीज़ नाम की एक बीमारी होती है, उसको उससे बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है। ठीक है, अब रेबीज़ किस वजह से होता है? जब हमारे पास क्या होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, ठीक है, बिल्ली होती है और जो बंदर होते हैं, अगर वो किसी पर्सन को काट देते हैं ना, तो वो एक तरह का वायरस छोड़ देते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है, उसको बोलते हैं हम रेबीज़। ठीक है, तो रेबीज़, तो इससे बचने के लिए नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत क्या है, जितने भी हमारे पास रेबीज़ वैक्सीन है वो फ्री में लगाई जाएगी। अगर किसी को कुत्ता काट देता है, मंकी बंदर काट देता है, बिल्ली काट देती है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली तो हमें क्या करना चाहिए, इमीडिएटली जो है हॉस्पिटल जाना चाहिए और वहाँ पे रेबीज़ की वैक्सीन्स हैं उसको हमें लगाना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, लोगों को एनिमल बाइट के बारे में, ठीक है, कौन सी बाइट पे हमें रेबीज़ हो सकता है, किस तरह की बाइट से हो सकता है और किस किस एनिमल की बाइट से हो सकता है, तो इसके बारे में प्रॉपर गाइडलाइन और फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करना। ठीक है, और स्ट्रेंथनिंग मॉनिटरिंग ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ एनिमल बाइट्स एंड रेबीज़ डेथ एंड अवेयरनेस अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ रेबीज़, मतलब कि जो रेबीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना। तो ये सारे के सारे काम हमारे नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर आते हैं। तो रेबीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। रेबीज़ डॉग्स, कैट और मंकी के काटने की वजह से उनका जो सलाइवा है उसमें एक वायरस होता है, उसकी वजह से हमें वो बीमारी हो जाती है। ठीक है, इट इज़ कॉज्ड बाय द रेबीज़ वायरस ऑफ लाइसा वायरस जीनस ऑफ द राइब्डोवायरलाइड फैमिली। ठीक है, ये जो फैमिली है, इनकी फैमिली है ये। ठीक है, इट इज़ ए RNA वायरस। ठीक है, RNA का एक वायरस होता है। अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स 99% ऑफ द केसेस इन ह्यूमंस आर कॉज्ड बाय द डॉग बाइट। सबसे ज़्यादा जो कुत्ते ही काटते हैं लोगों को, तो 99% जो रेबीज़ के जो आते हैं, केसेस आते हैं, वो कुत्तों की बाइट के कारण ही आते हैं। अब रेबीज़ इज़ 100% फैटल एंड 100% प्रिवेंटेबल। ठीक है, 100% हम इसको क्योर कर सकते हैं वैक्सीन्स के थ्रू। जैसे कोई कुत्ता, बिल्ली, मंकी आपको काटे तो आप सीधे चले जाओ हॉस्पिटल, वहाँ पे वैक्सीन्स के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। इंडिया अकाउंट्स 33% ऑफ द ग्लोबल रेबीज़ डेथ। ठीक है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड की जो 33% डेथ है ना, वो इंडिया में रेबीज़ के थ्रू होती है। मतलब कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में अगर 100 डेथ होती होगी, ठीक है, किसके थ्रू, रेबीज़ के थ्रू, तो उसमें से 33 अकेले इंडिया में होती है। तो इससे बचने के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई डाटा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है इंडिया में ही काटते हैं लोगों को, और रेबीज़ के थ्रू जो है इंडिया में लोगों की डेथ होती है सबसे ज़्यादा रेबीज़ के थ्रू। तो नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो है इसको बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए स्टार्ट किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब 28 सितंबर को आपने याद रखना है। ठीक है, ये अवेयरनेस डे होता है रेबीज़ के लिए। ठीक है, ताकि हम जो रेबीज़ वायरस है उससे हम अपने आप को क्या कर सकें, बचा सकें। Who becomes first person to swim from गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफेंटा केव्स। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स तक का जो डिस्टेंस है ना, ठीक है, ये दोनों को दोनों कहाँ पे आते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया एंड एलिफेंटा केव्स, ये आती है महाराष्ट्र में, मुंबई के अंदर। ठीक है, अब इसके बीच में जो एलिफेंटा केव है और गेटवे ऑफ इंडिया है, यहाँ पे समुद्र है बीच में। ठीक है, और ये 16.20 किलोमीटर का समुद्र है। ठीक है, इसको जो है वो स्विम करके, तैर के पार किया है। उनका नाम है डी कृष्ण प्रकाश। तो इनको हम आयरन मैन भी बोलते हैं, और ये IPS ऑफिसर भी है कृष्ण प्रकाश। इन्होंने कहाँ से गए थे, ये गेटवे ऑफ इंडिया से गए, जो कि छत्रपति शिवाजी मार्ग इन साउथ मुंबई में है, एंड एलिफेंटा केव्स जो कि एलिफेंटा आइलैंड मुंबई में स्थित है, वहाँ तक ये तैर के चले गए। और ये इन्होंने ये पहली बार किया है, मतलब कि किसी भी पर्सन ने ये पहली बार किया है। ये 16.20 किलोमीटर का ये लॉन्ग रन था। इसके लिए इन्होंने 5 घंटे और 26 मिनट तक तैर के वहाँ पे पहुँचे। ठीक है, तो और ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है इन द VIP सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इन मुंबई। ठीक है, तो द एक्सपेडिशन वॉज डेडिकेटेड टू द ड्रोनिंग प्रिवेंशन अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, तो आपने इनका नाम याद रखना है, कृष्णा प्रकाश। ये पहले इंसान बन गए हैं जो गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफेंटा केव्स तक तैर के गए हैं, जो कि 16.20 किलोमीटर का रास्ता है, और इसके लिए उन्होंने 5 घंटे और 26 मिनट लगाए। अब गेटवे ऑफ इंडिया कब बना था, 1924 में। ठीक है, एक मोनूमेंट है ये मुंबई में, विच वॉज कम्प्लीटेड इन 1924। ठीक है, और ये अरेबियन सी के पास जो है ये है। ठीक है, इट वॉज डिज़ाइंड इन 1911।
ठीक है। वो जो 1911 में आपको पता है कि दिल्ली दरबार होना था 1911 को, तो किंग जॉर्ज वी और क्वीन मैरी यहाँ पे आने थे इंडिया में, तो उन्हीं के लिए उन्हीं को ये डेडिकेट किया गया था 1911 में, तब से इसको डिज़ाइन किया गया था और 1924 में ये पूरा बन हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया। अबाउट एलिफेंटा केव्स, जो एलिफेंटा केव्स है ना, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको दर्जा दिया गया है। इसमें हमारे पास रॉक कट आर्ट है, आर्किटेक्चर है फ्रॉम मेडिवल इंडिया, ठीक है, बहुत पुराना, मतलब कि 700-800 साल पुरानी जो रॉक कट आर्ट आर्किटेक्चर है वो यहाँ पे है। इसी वजह से इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया है, ठीक है। एलिफेंटा केव्स ऑफ गरनपुरी आइलैंड इज सिचुएटेड 11 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई सिटी। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ लिटरेरी अवार्ड बाय फोसवाल, ठीक है, दैट इज़ ए शेख मुजीबुर रहमान। सो शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के हैं, बांग्लादेश के थे, ठीक है, ये बांग्लादेश, ठीक है, ये बांग्लादेश के हैं, इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। द फाउंडेशन ऑफ सार्क, ठीक है, ये सार्क की एक फाउंडेशन है जिसका नाम है फोसवाल, ठीक है। मतलब क्या है इसका, फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर, इसका पूरा का पूरा मतलब ये है, तो ये आपने याद रखना है। इसका नाम वो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको, फोसवाल। इन्होंने ऑनर किया है किसको, बांग्लादेश के जो फ्रीडम फाइटर है जिनका नाम है बांग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, विद अ स्पेशल लिटरेरी अवार्ड फॉर हिज ट्रायलॉजी अनफिनिश्ड मेमोरीज, द प्रेजेंट डायरी एंड द न्यू चाइना 1952। तो उन्होंने 3 लिटरेचर लिखे हैं, ठीक है, उनका नाम है अनफिनिश्ड मेमोरीज, द पर्सन डायरीज एंड द न्यू चाइना 1952। तो ये तीनों के तीनों जो है इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। इसके लिए इनको क्या अवार्ड मिला है, लिटरेरी अवार्ड दिया गया है बाय फोसवाल। फोसवाल का मतलब है फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर, ठीक है। तो इनको तो अबाउट सार्क के बारे में, सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन जो फोसवाल है उसके बारे में कुछ जानते हैं। ये 1987 में बनाया गया था, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये किसने बनाई है, सार्क कंट्रीज़ ने बनाई है। अब सार्क कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है, इसमें आती है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड मालदीव्स। तो ये 7 कंट्रीज़ जो है सार्क में आती है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू, नेपाल में, और सार्क जो है 1985 में आया था और 1987 में हमने ये फाउंडेशन बनाई दी थी फोसवाल, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जो भी हमारे पास ये सार्क के 7 देश है ना, इसमें जितने भी हमारे पास लिटरेचर का काम होगा, बहुत ही अच्छा लिटरेचर का काम होगा, उसमें जो है ये अवार्ड, लिटरेरी अवार्ड जो है किसी एक पर्सन को दिया जाएगा। तो इस साल का जो लिटरेरी अवार्ड है फोसवाल का वो दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमने जो जितनी भी लिटरेचर है, कल्चरल है एंड डायलॉग है, उनको हमने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज करना है बिटवीन द सार्क कंट्रीज़। तो ये इसमें जो सार्क कंट्रीज़ के जो लिटरेचर है, कल्चरल है, ठीक है, और डायलॉग्स हैं, उन्हीं को ये अवार्ड दिया जाता है। अबाउट बांग्लादेश का पता ही आपको, ढाका इसकी कैपिटल है, करेंसी टका है, प्रेसिडेंट मिस्टर अब्दुल हमीद है और प्राइम मिनिस्टर आपको पता है शेख हसीना, जो कि इन्हीं की बेटी है, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। Who has been honored with वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023, दैट इज़ डी आलिया मीर। सो आलिया मीर को कौन सा अवार्ड मिला है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 जो इनको मिला है, ठीक है। क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सांपों को और एनिमल्स, सांप और जो एनिमल्स हैं उनको रेस्क्यू किया है, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास बहुत सारे सांप होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, वो घायल होते हैं, ठीक है, उनको कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उनके घायलों को ये अपने पास लेके आते थे और उनको ठीक करते थे। तो इस तरह के इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। इसके लिए इनको क्या मिला है, आलिया मीर को क्या मिला है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 मिला है। और ये पहली वुमेन बनी है यूटी से, जम्मू कश्मीर से, ठीक है, जम्मू कश्मीर से है और पहली वीमेन बनी है जम्मू कश्मीर से जिसको ये अवार्ड जो है वो मिला है, ठीक है। आलिया मीर इज़ ऑल्सो फर्स्ट वीमेन इन द कश्मीर टू वर्क फॉर वाइल्ड लाइफ SOS। तो वाइल्ड लाइफ SOS के साथ जो है ये काम करती है। अब वाइल्ड लाइफ SOS क्या है, ये भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जितने भी हमारे पास एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, एनिमल्स हैं, उनको बचाने का ये काम करते हैं, ठीक है। और ये इंडिया की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है और ये साउथ एशिया की सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके फाउंडर है कार्तिक सत्यानारायण और गीता शेषामणि
और ये एस्टेब्लिश होता 1995 में, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और इसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है। तो ये इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है और लार्जेस्ट, साउथ एशिया की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो ये अवार्ड है ये लेफ्टिनेंट जो मनोज सिन्हा है, LG लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर, उन्होंने ये दिया है आलिया मीर जी को। और ये कश्मीर की पहली वीमेन बनी है, और कश्मीर की पहली वीमेन बनी, जम्मू कश्मीर की पहली वीमेन बनी है जिनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। Which High Court used artificial intelligence based chat GPT during the hearing of a bail plea in a murder case, that is B, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में क्या था, एक मर्डर केस था। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि किस तरह की सज़ा हमने देनी है, किस तरह की हमने बेल, जो पर्टिकुलर जो पर्सन था, जो एक्यूज पर्सन था, उसको हमने बेल देनी है या नहीं देनी है। तो काफ़ी असमंजस में थे जो वहाँ के जो जजेस थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चैट GTP खोला, ठीक है, कंप्यूटर में चैट GPT। वहाँ पे इन्होंने देखा कि वर्ल्ड में, पूरे की पूरे वर्ल्ड में अगर इस तरह का किसी ने क्राइम किया है उसको बेल दी जानी चाहिए या नहीं। तो वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से जो चैट GPT है वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन लिख के आई कि इस तरह के लोगों को जो है वो बेल नहीं दी जानी चाहिए। तो इसी वजह से क्या किया, जो वहाँ के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पर्सन को बेल नहीं दी। तो ये सारा का सारा काम इन्होंने चैट GPT के थ्रू किया। तो चैट GPT है क्या, तो चैट जो GPT है ये एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर होती है। ठीक है, और ये एक प्रोसेसिंग टूल है पावर्ड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी दैट अलाउ। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे चैट बोट्स आते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे डालो, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में उसको सर्च करके आपके पास यहाँ पे ला देगा कि इसका आंसर ये है। तो इस तरह की ये चीज़ें जो है वो करता है, मतलब कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के डाटाबेस को चेक करके ये सारे के सारे जो आंसर आपको बता देता है। ठीक है, और जो ये यहाँ पे बताएगा ना, ये ऐसे बताएगा जिस तरह से कि कोई पर्टिकुलर पर्सन ही ये टाइप कर रहा है। ठीक है, और ये सारा का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो रहा है। तो ये आपने याद रखना है कि जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट GPT का यूज़ किया था ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ अ बेल प्ले ऑफ अ मर्डर केस। ठीक है, From 1st April 2023 on UPI transaction over 2000 INR there will be a charge fee of that is C 1.1%। तो अभी क्या किया है, जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उन्होंने एक सर्कुलर स्टार्ट किया है। उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई बंदा UPI के थ्रू पेमेंट करता है, ठीक है, 2000 से ज़्यादा रुपए जो है वो UPI के थ्रू पेमेंट करता है, तो उसको 1.1% का क्या देना पड़ेगा, उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी। और उसके बाद NPCI ने क्या बोला, एक और बात आपने ध्यान रखनी है, ये जो NPCI की स्टेटमेंट है ये हम लोगों पे लागू नहीं होती है। ये तभी, ये जो 1.1% है ये तभी चार्ज किया जाएगा जब हम PPI के थ्रू ट्रांजेक्शन करेंगे। PPI मतलब कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। ठीक है, अब ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होती है, जिस तरह से ऑनलाइन वॉलेट्स होते हैं, पेटीएम वॉलेट, अमेजन पे वॉलेट। सपोज़ पेटीएम वॉलेट से हमने अमेजन पे वॉलेट पे 2000 से ज़्यादा पैसे रुपीज़ जो है हमने इसमें डालने हैं, तो इसमें 1.1% का क्या लगेगा, चार्ज लगेगा। अगर हम ऐसे करते हैं ना कि हमने गूगल पे के थ्रू हमने किसी पर्सन को, दुकानदार को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या बैंक में ट्रांसफ़र करने हैं, उसमें ये पैसा नहीं लगेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये वाली बात। ठीक है, अब रिवीजन टाइम है। अल्ट्रासैट इज़ द फर्स्ट टेलीस्कोप मिशन ऑफ विच कंट्री, ये है इजराइल का और इसमें हेल्प कर रहा है इसको नासा। विच फिल्म विंस बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन दैट इज़ RRR। इंडियाज़ फर्स्ट ब्रदर टू बिकम ग्रैंड मास्टर्स आर विग्नेश एंड विशाख। Who won International Mother Language Award in Dhaka, that is Mahendra Mishra. Who won Argentina Open title 2023, that is Carlos Alcaraz. Churchgate railway station in Mumbai is renamed as Chintamanrao Deshmukh Station. Who has been selected as the external auditor of ILO in Geneva, that is Girish Chandra Murmu, जो कि हमारे कैग भी हैं इंडिया के। Who launched the Zhongjing 26 सैटेलाइट, आपको पता है चाइना। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलप्ड ए न्यू वैरायटी ऑफ व्हीट, उसका नाम क्या है, HD 3385। वेदांता फॉक्सकॉन सेलेक्ट्स क्या, ढोलेरा स्पेशल रीजन एज फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैसिलिटी इन इंडिया।
Who has been appointed as the new Drug Controller General of India? That is Rajiv Raghuvanshi. The first city in the US to ban caste discrimination is Seattle. Amrutha Nagrota scheme is implemented in which state? That is Karnataka. Nitin Gadkari laid the foundation stone of the world's largest and unique Divyang Park, Anubhuti Inclusive Park in Nagpur, Maharashtra. North India's first nuclear power plant to come up in Haryana. What is the name of the Saudi Arabia's indoor super city mega project in Riyadh? That is Mukaab. Who has been appointed as CEO of Niti Aayog? That is BVR Subramaniam. Very important. In the 76 BAFTA awards, which film won the best film award? That is All Quiet in the Western Front. Is a very important question. Which ministry started कंजर्वेशन प्लान फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? तो ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होता है ये एक तरह का पक्षी होता है, सबसे हैवी उड़ने वाला जो मैमल है उसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये आपके राजस्थान और गुजरात में ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, ये एक तरह से क्रिटिकली एंडेंजर्ड सिचुएशन में है, मतलब कि 70 से 80 ही ये टोटल इनकी संख्या बची हुई है, मतलब कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड सिचुएशन में। तो विच मिनिस्ट्री स्टार्टेड कंजर्वेशन? तो इनको बचाने के लिए जो है एक प्लान जो है वो स्टार्ट किया है। किस मिनिस्ट्री ने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो कि इंडिया की है, इज़ टेकिंग वेरियस मेजर्स, ठीक है। किसके लिए? कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ही कम बची है, ये विलुप्त होने के कगार पे है। इनको बचाने के लिए जो है ये प्लान स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो शेड्यूल 1 के अंदर आता है इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब का एक्ट है? 1972 का एक्ट है, ठीक है। और जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक पक्षी है, इसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा इलीगल व्यापार होता है, ठीक है, इसकी हंटिंग होती है, ठीक है। तो ब्रीडिंग कंजर्वेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैज़ बीन डन इन द कोलैबोरेशन विद राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। ए सैटेलाइट कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एट SAM जैसलमेर, राजस्थान। तो सैटेलाइट बेस्ड जो कंजर्वेशन ब्रीडिंग है किसकी? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, वो कहाँ पे एस्टेब्लिश की गई है? जैसलमेर, राजस्थान में एस्टेब्लिश की गई है। अब तो जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये राजस्थान और गुजरात में ज़्यादातर पाया जाता है और ये वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हैवी फ्लाइंग बर्ड है इसी का नाम है, क्या नाम है इसका? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान का ये स्टेट बर्ड भी है, ठीक है। और इसमें इनकी जो संख्या है ना वो 50 से 249 के आसपास ही जो इनकी संख्या बची हुई है, ठीक है। ब्राउन एंड वाइट फीदर होते हैं इसके, पंख जो है ब्राउन और वाइट होते हैं, एंड ब्लैक क्राउन होता है एंड विंग मार्किंग्स, ठीक है। तो यही जो आपको मैंने दिखाया था ये वाला, तो ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। IUCN की ये क्रिटिकली, आपने ये ध्यान रखना है, ये IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है, ठीक है। लिस्टेड इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में, ठीक है। शेड्यूल 1 में वो जीव आते हैं जिनकी हंटिंग करना, पोचिंग करना, जिनका शिकार करना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रिक्ट होता है, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सज़ा भी हो सकती है, ठीक है। द काउज ऑफ द डिक्लाइन इन नंबर इज़ हंटिंग, ठीक है। इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जितनी ज़्यादा हम एग्रीकल्चर करेंगे इनका एरिया, खाने वाला जो एरिया है, ठीक है, नेचुरल हैबिटेशन जो है वो कम होती जाएगी, जिसकी वजह से इनकी संख्या भी विलुप्त होती जा रही है। और पावर लाइन की वजह से भी क्या हो सकते हैं, ये उस पर टकरा के मर जाते हैं और इनकी हंटिंग भी की जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ये ध्यान रखना है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मेनली गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड सिचुएशन में है। Who signs 3 contract worth 5400 करोड़ रुपीज़ टू bolster डिफेंस कैपेबिलिटीज़? जो हमारे पास डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है उसको बूस्ट करने के लिए 5400 करोड़ रुपीज़ की जो है वो 3 कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं। वो किसने किए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने वो कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन किए हैं, ठीक है।
जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दैट इज़ बेल के साथ इन्होंने किया है। किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। किसके साथ? बेल के साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है 1982 करोड़ रुपीज़ का। और जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है वो सारंग इलेक्ट्रॉनिक्स सपोर्ट मेजर सिस्टम के साथ किया है। और जो ये इंडियन नेवी का ये, ठीक है, ये इंडियन नेवी के लिए कुछ सामान बनाते हैं, ठीक है। तो इसका जो टोटल वर्थ है वो है 412 करोड़ रुपीज़। और तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कि स्पेस से रिलेटेड काम करती है, ठीक है। तो GSAT जो 7B है उसके प्रोक्योरमेंट के लिए जो है ये तीसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसकी जो कॉस्ट है वो है 2963 करोड़ रुपीज़ की। who has been honored with lifetime achievement award by University of Texas। So University of Texas ने lifetime achievement award जो है वो किसको दिया है? दैट इज़ सी नवीन जिंदल जी को दिया है, ठीक है। नवीन जिंदल जी हमारे क्या है? एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, ठीक है। और ये पढ़े कहाँ से हैं? इनकी जो स्टार्टिंग की जो एजुकेशन हुई थी वो हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से। तो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से ये पढ़े हैं। और इन्हीं को क्या मिला है? नवीन जिंदल जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने दिया है? यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने दिया है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है इंडस्ट्री को सेटअप करने में, पॉलिटिक्स में और एजुकेशन में। इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। जिंदल ने वहाँ से ग्रेजुएशन की है टेक्सास यूनिवर्सिटी से 1992 में, ठीक है। तो ये इस तरह का हाईएस्ट रिकॉग्निशन जो है ये इस यूनिवर्सिटी का ये हाईएस्ट रिकॉग्निशन है जो कि किसी एक एलुमनी को दिया गया है बाय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। और वो किसको दिया गया है? नवीन जिंदल जी को दिया गया है, ठीक। और अजीज़ सेंकर एक नोबल लिटरेचर है, ठीक है। वो पहले पर्सन है जिन्होंने इस तरह का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डलास से गेट किया है, ठीक है। और ये एलुमिनी है, एलुमिनी मतलब कि वहाँ से पढ़े थे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से। तो ऐसा तो उन्हीं को ये अवार्ड जो है ये मिला है इस बार का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम्स एम्स दैट इज़ टू कवर 5 करोड़ लिटरेट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 एंड अबव, ठीक है। 15 साल और 15 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं जो इलिटरेट हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए जो है वो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया है, ठीक है। कौन कौन से ईयर के लिए? 2022-23 से लेकर 2026-27 तक 5 सालों तक ये जो है प्रोग्राम चलेगा। इसमें हम बेसिक लिटरेसी प्रोवाइड करेंगे और एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे किसको? उन लोगों को जो 15 साल या 15 साल के ऊपर के लोग हैं और जो अनएजुकेटेड है, ठीक है। तो इसमें 5 करोड़ जो इलिटरेट लोग हैं वो आएंगे, ठीक है। 15 या 15 साल से ऊपर के लोग हैं, ठीक है। 15 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो कि इलिटरेट हैं। उनको हमने घर घर जाके क्या करना है? उनका सर्वे करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसमें करना है कि उनका सर्वे करना है डोर डोर पे जाके, और मोबाइल में हमने उनको क्या करना है? रजिस्टर्ड करना है। या फिर जो इलिटरेट लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? अगर उनको इस तरह की सर्विसेज का बेनिफिट उठाना है, ठीक है, एजुकेशन का बेनिफिट उठाना है, तो वो खुद भी किसी कंप्यूटर स्टोर में जाके या फिर कंप्यूटर में अपनी क्या कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या फिर मोबाइल ऐप से भी वो क्या कर सकते हैं? अपनी रजिस्ट्रेशन इसके लिए कर सकते हैं टू गेट द बेसिक एजुकेशन, ठीक है। इसमें हमारे पास 5 कंपोनेंट है इस स्कीम के, दैट इज़ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ठीक है। क्रिटिकल लाइफ स्किल्स सिखाना, वोकेशनल स्किल सिखाना, बेसिक एजुकेशन देना, और कंटिन्यूइंग एजुकेशन मतलब कि जो एजुकेशन जो बच्चे हैं जो अपनी एजुकेशन को कुछ टाइम बाद क्या कर देते हैं? रोक देते हैं, उनकी एजुकेशन को कंटिन्यू करना। ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारे पास न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम में है। तो इसके लिए, इस प्रोग्राम के लिए 1000 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जाएगा 2022-23 से लेकर 2026-27 तक। VCT is the host of first G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग मीटिंग, ठीक है। G20 आपको पता है G20 का आजकल प्रेसिडेंट कौन है? वो है इंडिया 2023 के लिए, ठीक है। तो ये पहली मीटिंग है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की, ठीक है, जो कि कहाँ पे हो रही है?
दैट इज़ मुंबई। तो इसमें G20 के जितने भी 20 देश हैं उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो आएंगे, वो मीटिंग अटेंड करेंगे कहाँ पे, मुंबई में। और उसमें क्या बात होगी, उसमें ट्रेड के बारे में बात होगी, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात होगी कि किस तरह से हमने अपने ट्रेड को बढ़ावा देना है, इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। ठीक है, ये 3 दिन का ये इवेंट है। ठीक है, अब आपने कुछ इंपॉर्टेंट जो मीटिंग्स हैं वो भी याद रखनी है। G20 की फर्स्ट मीटिंग ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की हुई थी चंडीगढ़ में। G20 की एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी बेंगलुरु में। ठीक है, Y20 की मीटिंग हुई थी गुवाहाटी असम में। एंड अर्बन 20 सिटी शेरपा की मीटिंग हुई थी अहमदाबाद में गुजरात में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंजीखंड ब्रिज which was seen in the news is located in which state or UT, that is a जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में अंजीखंड ब्रिज है। ठीक है, अंजीखंड, तो ये जो खड्ड है इसका नाम है अंजीखंड। इसके ऊपर हमने ये केबल के थ्रू ये क्या बनाया है, एक ब्रिज बनाया है। तो ये केबल स्टेड ब्रिज बोलते हैं हम इसको। ठीक है, इसका जो है इनॉग्रेशन होने वाला है, ये ऑपरेशनल होने वाला है, ये चालू होने वाला है मई 2023 तक, यही आज की न्यूज़ है। ठीक है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर का है, तो आपने याद रखना है अंजीखंड कहाँ का, अंजीखंड ब्रिज कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, अंजीखंड ब्रिज J&K का है। और एक और ब्रिज भी है वहाँ पे, उसका नाम है चेनाब ब्रिज। ठीक है, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज वो भी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। और अंजीखंड ब्रिज भी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। अब सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन है इंडिया का, दैट इज़ धौला सदिया ब्रिज, जिसकी 9.15 किलोमीटर लंबा है, लोहित रिवर के ऊपर है, 2017 को बना था, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश में आता है। अब दिबांग रिवर कहाँ पे है, जो दिबांग रिवर है उसके ऊपर एक ब्रिज है, दूसरे नंबर पे वो है लॉन्गेस्ट, दैट इज़ 6.2 किलोमीटर उसकी लेंथ है। दिबांग रिवर के ऊपर 2018 में ये बना था और अरुणाचल प्रदेश में ये बना है। तो दोनों आपने याद रखना है, धौला सदिया ब्रिज सबसे लंबा, दूसरा लंबा कौन सा है, दिबांग रिवर ब्रिज, दैट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट क्लोन्ड देसी गिर फीमेल काफ। ठीक है, जो गिर क्या है, एक गाय होती है। ठीक है, गिर एक गाय होती है। ठीक है, उसका हमने क्या बनाया है, क्लोन बनाया है। ये छोटा सा बछड़ा है ना, ये क्लोनिंग से पैदा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि हमने क्या करना है, हमने एक जो गिर है, ठीक है, जो मेल गिर जो बैल होता है, ठीक है, उनके स्पर्म हमने लिए। ठीक है, उनमें हमने बहुत सारी क्या कर दी, इसमें क्लोनिंग कर दी। क्लोनिंग मतलब कि उसमें मॉडिफिकेशन कर दी उसके जीन्स में। उसके बाद हमने उसको किस में डाल दिया, जो इनका गर्भ होता है गाय का, उनके गर्भ में डाल के, ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद क्या हो गया, ये काफ जो है इसमें से पैदा हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्लोनिंग। ठीक है, आर्टिफिशियल क्लोनिंग मतलब कि आर्टिफिशियली हमने इनको जनरेट किया है। ठीक है, तो ये किसने किया है, आपने नाम याद रखना है इंस्टीट्यूट का, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल हरियाणा में है। उन्होंने इंडिया का पहला फीमेल काफ देसी ब्रीड जो हमारी गिर की है, गिर गाय की जो बेसिक देसी ब्रीड है, उनका एक काफ जो है, ये छोटा सा बछड़ी, वो हमने प्रोड्यूस की है, जो कि कितना दूध दे सकती है, 15 लीटर दूध जो वो पर डे दे सकती है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट हैज़ प्रोड्यूस्ड अ फीमेल क्लोन्ड काफ फ्रॉम द सोमेटिक सेल ऑफ द टेल ऑफ द इंडिजीनियस गिर काउ ब्रीड। ठीक है, तो ये जो ब्रीड है ये कौन सी है, गिर काउ की एक ब्रीड है। तो ये कितना दूध दे सकती है, 15 लीटर पर डे के हिसाब से जो है ये दूध दे सकती है। ठीक है, तो ये जो गिर गाय है, ये गुजरात की हम इसको लोकल गाय मानते हैं। एंड इट इज़ पॉपुलर फॉर डोसिल नेचर, डिजीज़ रेजिस्टेंस मतलब कि बीमारियां कम लगती है, हीट टॉलरेंस, हीट को भी टॉलरेट कर सकती है। और सबसे ज़्यादा ये क्या है इसकी बात कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कर सकती है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में और ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो सकता है। पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट, इंडिया रैंक्स एट 144th स्पॉट इन 2023। तो 2023 में जो इंडिया का रैंक है पासपोर्ट इंडेक्स में वो है 144th। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जो हमारा पासपोर्ट है, ठीक है, वो कितने देश में वैलिड है और हम कितने देशों में आपस क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं वीज़ा फ्री।
ठीक है, मतलब कि पासपोर्ट के थ्रू ही हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम द पासपोर्ट इंडेक्स इंडिया मोबिलिटी स्कोर, मोबिलिटी स्कोर क्या मतलब होता है कि हम कितने देशों तक हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, 2019 में हमारा क्या था मोबिलिटी स्कोर, वो था 71 देशों में हम इसको जा सकते थे, ईजीली मूव कर सकते थे, विच इंक्रीज टू 73 इन 2022। ठीक है, ठीक है, पोस्ट पेंडेमिक वेव की वजह से थोड़ा सा इंक्रीज हो गया था। उसके बाद मार्च 2023 में जो ये मोबिलिटी है वो ड्रॉप हो गई थी 70 तक। ठीक है, 73 थी, उसके बाद कहाँ पे घट के कितनी बन गई, 70 बन गई है। ठीक है, ये 70 क्यों हुई है, ये 70 इसीलिए हुई है क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल्स को क्या किया उन्होंने, उनकी जो वीज़ा की कंडीशन है, वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, वो थोड़ी और ज़्यादा टफ़ कर ली, जिसकी वजह से इंडियंस को थोड़ा वीज़ा मिलना वहाँ का थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से हमारी जो रैंकिंग है वो कितनी थी 2022 में वो थी 138, बट अब 2023 में 144 नंबर पे चले गए हैं। इसी वजह से गए हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इंडियाज़ को वीज़ा देने के लिए की जो रिक्वायरमेंट है, की जो शर्तें हैं, उसको थोड़ा सा और ज़्यादा क्या कर दिया है, टफ़ कर दिया है। ठीक है, साउथ कोरिया हैज़ द हाईएस्ट मोबिलिटी स्कोर इन एशिया, दैट इज़ 174 है साउथ कोरिया का सबसे ज़्यादा, और पूरे के पूरे वर्ल्ड में वो 12वें नंबर पे है। ठीक है, जापान का रैंकिंग है 26 विद अ मोबिलिटी स्कोर ऑफ 172। अब रिवीजन करते हैं, आप जो फरवरी के क्वेश्चंस हैं उनको रिपीट करते हैं। लाइक इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट ओपनड इन, दैट इज़ गुलमर्ग। Which state government launches Family ID portal, that is UP? Who became the first civic body in the country to launch the Green Bond, that is Indore, Madhya Pradesh? Nearly 600 sea lions died due to bird flu outbreak in, that is Peru. Who bags ATT Best Award 2023 for the 6th consecutive year, that is NTPC? The Geological Survey of India has found lithium reserve in J&K, कितने हैं, 5.9 मिलियन टन, जो कि बहुत ज़्यादा है। व्हाट इज़ ऑपरेशन दोस्त? ऑपरेशन दोस्त हमने जो अर्थक्वेक आया था टर्की एंड सीरिया में, वहाँ से लोगों को बाहर निकालने के लिए जो है वो स्टार्ट किया था। हु गेट्स आत्मा लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, दैट इज़ KMMM? हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन टू पिक 450 टेस्ट विकेट, दैट इज़ R Ashwin? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्कीपर टू रिकॉर्ड हंड्रेड्स इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, दैट इज़ रोहित शर्मा? PM inaugurated Arabic Academy in very important Mumbai, दाऊदी बोरा कम्युनिटी इन मुंबई। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है $130 मिलियन टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल। साइक्लोन गैब्रियल हिट्स विच कंट्री, दैट इज न्यूजीलैंड। दहारा इज ए annual मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ रिवर सिटीज अलायंस टू बी हेल्ड इन, दैट इज पुणे। हु विंस हैदराबाद ईपिक्स, दैट इज जीन एरिक वेर्गने। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, विच स्टेट फिनिशेज द फर्स्ट पोजीशन, दैट इज़ महाराष्ट्र। मार्कबर्ग जो डिजीज़ आउटब्रेक है वो किस कंट्री में देखा गया था, इक्वेटोरियल गिनी। ठीक है, और ईगल 44 ओगाव 44 इज़ अ फर्स्ट अंडरग्राउंड फॉर एयरबेस स्टेशन ऑफ विच कंट्री, दैट इज़ ईरान। has been appointed as the vice president of UAE, ठीक है, that is A शेख मंसूर बिन जायद अल नाहन। ठीक है, तो ये इनको क्या बनाया है, वाइस प्रेसिडेंट बनाया है UAE ने। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ UAE, ठीक है, UAE के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहन। ठीक है, ये एक ही फैमिली के हैं, इनके सारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो भी है ये सारे के सारे एक ही फैमिली के हैं। ठीक है, तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहन जो यहाँ के प्रेसिडेंट है, इन्होंने अपॉइंट किया है शेख मंसूर बिन जायद अल नाहन को, ठीक है, जो कि इनके भाई हैं, एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो जो ये शेख मंसूर बिन जायद अल नाहन है, ये अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट के चेयरमैन भी है एंड मेंबर ऑफ अबू धाबी सुप्रीम पेट्रोलियम काउंसिल के भी ये मेंबर है। ठीक है, और उन्होंने सर्व किया है एज द बोर्ड ऑफ सेवरल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक नेशनल आर्चीव्स, द अबू धाबी डेवलपमेंट फंड, द अबू धाबी फूड कंट्रोल अथॉरिटी बोर्ड एंड द अबू धाबी जुडिशियल डिपार्टमेंट पे भी इन्होंने काम किया है। तो आपने याद रखना है जो शेख मोहम्मद बिन जायद है वो क्या है, वो प्रेसिडेंट है
यूएई के, और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बने हैं कौन, शेख मंसूर बिन जायद अल नाहन, जो ये दोनों आपस में क्या लिखते हैं, भाई भाई हैं। ठीक है, यूएई के बारे में जानते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक, यूएई की कैपिटल अबू धाबी, करेंसी क्या है, एमिराती दिरहम। ठीक है, यूएई के प्रेसिडेंट मैंने अभी बताया शेख खलीफा बिन जायद बिन सुल्तान अल नाहन। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख मोहम्मद इब्न रशीद अल मखतूम, ये यहाँ के क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। हु इज़ गोइंग टू सेंड 4 ह्यूमन्स टू लिव ऑन मार्स फ्रॉम जून 2023। तो जो नासा है वो क्या कर रहा है, वो 4 इंसानों को भेजेगा, कहाँ पे, मार्स पे। मार्स पे मतलब कि मंगल ग्रह पे भेजेगा। क्यों भेजेगा, ताकि वो वहाँ की कंडीशंस को अच्छी तरह से जांच ले, क्या क्या वहाँ पे है। ठीक है, रियल में पता चलेगा ना कि वहाँ पे क्या है, क्योंकि अभी तक इंसान तो मार्स पे गया नहीं है, तो वहाँ पे क्या क्या है, किस किस तरह की चीज़ें हैं, और हम क्या कर सकते हैं इस मार्स ग्रह को हैबिटेबल बनाने के लिए, पृथ्वी की तरह बनाने के लिए हम वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। तो ये नासा का प्रोजेक्ट है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका नाम है, नासा। ठीक है, 4 लोगों को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कहाँ पे जाने की, मार्स पे जाने की। ठीक है, दीज फॉर मार्शियंस। ठीक है, तो ये मार्स पे जाने वाले हैं तो इनको मार्शियन बोला है। ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ नासा का ह्यूमन एक्सप्लोरेशन मिशन टू मार्स, मतलब कि नासा काफ़ी टाइम से ये प्रपोज कर रहा है कि हम मार्स पे अपने इंसानों को भेजेंगे। ठीक है, तो जो ये 4 पीपल हो गए ना, ये नासा के जो ह्यूमन एक्सप्लोरेशन जर्नी टू मार्स है उसका एक पार्ट है। ठीक है, तो इसमें नासा क्या क्या भेजेगा, नासा में इसमें 3 चीज़ें मेन होंगी, एक इनसाइडर लैंडर होगा, दूसरा रोबोटिक हेलीकॉप्टर होगा, और तीसरा क्या होगा, रिलेटेड सिस्टम टू मार्स। ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है वहाँ पे जाएंगी, जिसमें इंसान बैठ के भी जाएगा। ठीक है, नासा इज़ वर्किंग ऑन द प्लान फॉर 3 सच ट्रिप्स टू मार्स, मतलब कि 3 इस तरह के ट्रिप्स जो है वो नासा मार्स पे करेगा, मतलब कि इंसानों को धरती से मार्स तक लेके जाएगा। द यूएस स्पेस एजेंसी इज़ प्लानिंग 3 सच मिशंस टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्स। तो मार्स को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से जानने के लिए जो है ये सारे के सारे काम जो है नासा कर रहा है। अब नासा के बारे में आप जानते हैं, आपको पता ही है, नासा यूएसए की एक स्पेस एजेंसी और वर्ल्ड की सबसे टॉप की स्पेस एजेंसी है। इसका नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये बना था नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट के थ्रू इन जुलाई 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं आजकल वो है बिल नेल्सन। गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड डैश डैश रेलवे स्टेशन अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ठीक है, जो ये अमृत भारत स्टेशन स्कीम है ये 2022 दिसंबर 2022 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसका मेन मतलब क्या है, इसका मेन मतलब ये है कि जो हमारे रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ पे आपको पता ही है कितनी बुरी हालत में कई रेलवे स्टेशन हमारे हैं। तो उनकी कंडीशंस को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है वो लॉन्च की थी दिसंबर 2022 में। तो उसके अंतर्गत जो है वो 1275 डिफरेंट रेलवे स्टेशन पूरे के पूरे इंडिया से सेलेक्ट किए गए हैं। किसके लिए, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के लिए। और उन 1275 जो रेलवे स्टेशन है उनको क्या किया जाएगा, रेनोवेट किया जाएगा, उनको डेवलप किया जाएगा, उनमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो आपने यही लिखना है कि ये मास्टर प्लान है रेलवे स्टेशन की दशा को सुधारने के लिए, वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, एनहेंसिंग द फैसिलिटीज़। ठीक है, क्या क्या फैसिलिटीज़ होगी वहाँ पे, रूफ प्लाजा होगा फ्यूचर में, फ्री वाईफाई होगा, 5G टावर होंगे। ठीक है, जो रोड होगा वो खुला रोड होगा, अनवांटेड जो स्ट्रक्चर वहाँ पे होंगे रेलवे स्टेशन के आसपास उनको हटाया जाएगा, प्रॉपरली डिज़ाइन किया जाएगा। ठीक है, डेडिकेटेड वॉक पाथ्स होंगे। ठीक है, चलने के लिए डेडिकेटेड पाथ होंगे। ठीक है, प्लानिंग जो पार्किंग एरिया है, आपको पता है कि इस रेलवे स्टेशन में पार्किंग बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, तो उन पार्किंग एरिया को वेल प्लान्ड बनाना, प्लानिंग के हिसाब से बनाना। ठीक है, और लाइटनिंग अच्छे से हो आपके पूरे के पूरे रेलवे स्टेशन पे। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो रखी जाएगी। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो अंडर है अमृत भारत स्टेशन स्कीम, जिसमें कि 1275 रेलवे स्टेशन को चूज़ कर लिया गया है। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $363 million loans for clean drinking water in sea, that is कर्नाटका। सो कर्नाटका के लिए वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, जो वर्ल्ड बैंक है उसने कर्नाटका को $363 मिलियन का लोन दिया है। किसके लिए, ताकि वो अपनी पूरी की पूरी स्टेट में
जो पानी पीने का पानी है वो साफ पीने का पानी जो है लोगों को मुहैया करा सके। तो यही है, $363 मिलियन का लोन है ये, ठीक है। तो इसका एम क्या है? इसका एम यही है कि जितनी में हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर है, मतलब कि साफ़ पानी है, लोगों तक पहुँचे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ पानी का नेटवर्क को इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर मीटर, जो पानी के मीटर होते हैं ना घरों में लगते हैं जिससे बिल आता है, ठीक है, तो उनको लगाया जाए और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव प्रोवाइड किए जाए जिससे कर्नाटका के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो मिले, शुद्ध पानी मिले, अच्छा पानी मिले। तो 10 मिलियन पीपल, ठीक है, 10 मिलियन पीपल से ज़्यादा, 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों को ये बेनिफिट करेगा, ठीक है। और कर्नाटका में आपने याद रखना है ये है 31 डिस्ट्रिक्ट हमारी कर्नाटका में है, ठीक है। अबाउट द वर्ल्ड बैंक का आपको पता ही है, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों एक ही दिन बने थे। कहाँ पे? एस्टेब्लिश इन 1944 में बना था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, ठीक है, ये याद रखना है आपने। वर्ल्ड बैंक इज मेड अप ऑफ 2 इंस्टीट्यूशन है इसमें, IBRD और IDA से बना है ये, ठीक है। और ये क्या करता है? ये बहुत सारे लोन प्रोवाइड करता है, ग्रांट प्रोवाइड करता है, पब्लिक पॉलिसी एडवाइस देता है, टेक्निकल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है सारी की सारी कंट्रीज़ को, ताकि वो अपने एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। तो यही इसका मेन काम है। विच स्टेट और यूटी रिसेंटली रिलीज्ड लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम? सो लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है तेलंगाना ने, ठीक है। तेलंगाना स्टेट ने क्या किया है? लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया है। इसके अकॉर्डिंगली जितनी भी हमारे पास लेक्स हैं, झीलें हैं और वाटर बॉडीज़ हैं, उनको क्या करना है? उनको डेवलप करना है, उनको पीने लायक बनाना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा डेवलप करना है ताकि लोग वहाँ पे घूमने भी जा सके, ठीक है। तो ये सारी की सारी रिजुविनेशन जो है वो लेक की जा रही है तेलंगाना में। यहाँ पे 50 वाटर बॉडीज़ ऐसी है जिनको डेवलप किया जाएगा, जो कि हैदराबाद में है, ठीक है। तो 50 लेक्स में से, 50 झीलों में से जो 25 है वो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आती है, और जो 25 अदर हैं वो हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आती है। तो ये सारी की सारी जो वाटर बॉडीज़ हैं इनको क्या किया जाएगा? डेवलप किया जाएगा। हु वॉन द स्विस ओपन सुपर 300 डबल टाइटल? ठीक है, स्विस ओपन आजकल स्विट्ज़रलैंड में होता है ये स्विस ओपन, ठीक है। तो ये एक स्विस ओपन जो टूर्नामेंट होता है ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट होता है। इसमें जो डबल का टाइटल जीता है वो जीता है इंडिया के सात्विक एंड चिराग ने। आपने नाम याद रखना है, इनकी जोड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सात्विक चिराग। सात्विक का नाम है सात्विक राज राकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ठीक है, ये दोनों हैं सात्विक चिराग, इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो इन्होंने जीता है स्विस ओपन सुपर 300 डबल टाइटल्स। अब कुछ और टाइटल्स हैं। मैन का सिंगल किसने जीता है? के वटानाबे ने, ठीक है, और रनर अप कौन रहे हैं? TC चौ। वीमेन सिंगल किसने जीता है? P चोचू वोंग ने, ठीक है, और जो इन्हें रनर अप रहे थे वो रहे ब्लिचफील्ड। मैन का डबल किसने जीता है? सात्विक और चिराग ने, ठीक है, इन्होंने किसको हराया है? एक्सरैन ओटान को इन्होंने हराया है। वीमेन डबल किसने जीता है? R मियारोरा और A साकुरामोटो ने जीता है, और हराया किसको है? S हिरोटा एंड फुकुशिमा को इन्होंने हराया है। मिक्स्ड डबल में, ठीक है, एक वीमेन एक मेल इसमें खेलते हैं एक साइड पे, वो मिक्स्ड डबल किसने जीता है? जी जियांग ने या वी ने, ठीक है, और रनर अप कौन रहे हैं? जे लाई एंड SH गो, ये रनर अप रहे हैं। तो ये 5th बैडमिंटन चैम्पियनशिप थी, 5th थी ये स्विस ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप, जिसका जो डबल जीता है, हमारे लिए डबल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया के हैं, दैट इज सात्विक और चिराग। When is the इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट इज़ ऑब्जर्व्ड? ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, जो वेस्टेज है, खाने की वेस्टेज है या किसी और चीज़ों की वेस्टेज है, मतलब कि हमने वेस्टेज नहीं करनी है, ठीक है, इसके लिए इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट जो है मनाया जाता है, वो 30 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है वो इम्पॉर्टेंट है, लाइक अचीविंग सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंटली साउंड प्रैक्टिस ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग द वेस्ट। जिस तरह से हमारे पास बहुत सारा कूड़ा करकट होता है,
ठीक है, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम इधर उधर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट पे उसका बहुत ही बुरा असर पड़ जाता है। ठीक है, वो बुरा असर हमने नहीं पड़ने देना है अपने इन्वायरमेंट के लिए, और हमने अच्छे से जो वेस्ट मटेरियल है उसको अच्छे से मैनेज करना है ताकि उसका किसी को भी कोई भी इफेक्ट ना हो। तो यही इनका मेन उद्देश्य है इस बार का इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट का, जो कि 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट एम्स टू प्रोड्यूस, बस यही है इसका, प्रोमोट द सस्टेनेबल कंजप्शन, मतलब कि कंजप्शन जितना हमने कंज्यूम करना है उतनी ही चीज़ हम लाएं। ठीक है, और प्रोडक्शन पैटर्न, ठीक है, और मतलब कि हमने वेस्ट को जीरो करना है। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का हमने वेस्ट मटेरियल जो है इधर उधर नहीं फेंकना है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट पड़ सकता है। A space system design lab has been recently inaugurated in which state or UT, that is B, गुजरात। तो गुजरात के अहमदाबाद में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब जो है वो इसका इनाग्रेशन किया गया है। ये किस तरह की लैब है, अब आपको पता है, आपने कुछ टाइम्स पहले सुना होगा। ठीक है, हमारे पास एक ही स्पेस एजेंसी थी, उसका नाम है इसरो। ठीक है, अब क्या है, अब प्राइवेट के जो लोग हैं, प्राइवेट जो अपने अपने लोग हैं, ठीक है, वो भी क्या कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज भी क्या कर रही है, वो भी स्पेस के इसमें जा रही हैं। ठीक है, वो भी अपने सैटेलाइट्स बना रहे हैं, वो भी अपने इस तरह के छोटे छोटे रोबोट्स बना रहे हैं, छोटे छोटे सैटेलाइट्स बना रहे हैं, स्पेस में अपने सैटेलाइट्स को भेज रहे हैं। तो इस तरह की ना बहुत सारे स्टार्टअप इंडिया में स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, उसको देखते हुए, ठीक है, जो इन स्पेस हमारी एजेंसी है अहमदाबाद में, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब, ठीक है, ये तैयार की है। इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जितने भी हमारे जो प्राइवेट लोग हैं जो स्पेस के क्षेत्र में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, अपनी सैटेलाइट डेवलप करना चाहते हैं या कुछ और काम करना चाहते हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो इन स्पेस के पास जा सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं कि हम इस तरह का काम कर रहे हैं, हमारा ये आइडिया है, हमने स्पेस के बारे में ऐसा ऐसा सोचा है और हम ऐसा ऐसा करेंगे। बट जो ये स्टार्टअप वाले होते हैं ना, इनके पास क्या होता है, इनके पास आइडिया तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, बट इनके पास लैब्स नहीं होती है। तो ये क्या करेंगे, इन स्पेस वाले ये लैब्स इनको प्रोवाइड करेंगे, जो स्टार्टअप्स वाले लोग हैं उनको प्रोवाइड करेंगे, स्टार्टअप वाली कंपनीज हैं उनको प्रोवाइड करेंगी, और अपने इनोवेशन के साथ क्या करेंगी, क्या कर सकते हैं, ये इन डिज़ाइन लैब्स में जाके अपना डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अपना प्रोडक्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं, अपनी सैटेलाइट्स वगैरह जो है वो तैयार कर सकते हैं, जो कि एक काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा इंडिया के लिए भी। ठीक है, तो ये इस तरह की है स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब, जो कि अहमदाबाद गुजरात में खोली गई है। किसने खोली है ये, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसका नाम है इन स्पेस। ठीक है, ये भी इनका सेंटर भी अहमदाबाद में ही है, गुजरात में है। ठीक है, तो इस तरह की जो कंप्यूटिंग लैब है, इसमें 16 वर्क स्टेशन होंगे और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग मल्टी कोर सर्वर्स इसके अंदर होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब रिवीजन करते हैं हम, फरवरी का महीने के हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, लाइक हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022, दैट इज़ अप्पा साहेब धर्माधिकारी। Who has been elected as the new president of Cyprus, that is Nikos Christodoulides. Who has been elected president of Bangladesh, that is Mohammad Shahabuddin. Which Indian American politician announces US presidential bid, that is Nikki Haley. Who became the most expensive player of Women Premier League with 3.4 crore bid by RCB, that is Sampriti Mandhana, जो कि 3.4 करोड़ में खरीदा गया, किसके थ्रू, RCB के थ्रू। The country's strict anti-copying law has come into force in Uttarakhand. Which country is going to send first female astronaut to the space this year, that is Saudi Arabia. Swiss Air Tracking Index, that is IQ Air. Which Indian city is मोस्ट पोल्यूटेड, दैट इज़ मुंबई दूसरे नंबर पे है, बट पहले नंबर पे लाहौर है। ठीक है, इंटरनेशनली लाहौर पहले नंबर पे है, बट इंडिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है मुंबई। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह प्रेजेंट्स प्रेसिडेंट्स कलर 2, दैट इज़ हरियाणा पुलिस। Which state or UT is the host of India's first frozen lake marathon, that is Ladakh. Science 470 aircraft deal with Airbus और Boeing, that is Air India. Air India 470 एयरक्राफ्ट जो है वो किसके से खरीद रही है, एयरबस और बोइंग से। Ministry of Coal launched which mobile app to curb illegal mining, that is खनन प्रहरी।
ठीक है, विच कंट्री पासिस लॉ प्रोवाइडिंग menstrual लीव फॉर फर्स्ट टाइम इन यूरोप, दैट इज स्पेन. पीएम मोदी इनैगोरेट जल जन अभियान इन राजस्थान. विच डिस्ट्रिक्ट वॉन द स्वराज ट्रॉफी 2021-22 फॉर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत, दैट इज कोलम, केरला. Who is the new Indian Army Vice Chief, that is Lieutenant General M.B. Suchindra Kumar. Dustlik is a military exercise between India and Uzbekistan. Who won the Ranji Trophy title 2022-23, that is Saurashtra. So that's all for today. Thank you.